सतह पर लिटिल फाइव और व्हाइट ऐप पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। उनके सामने मेपल सिटी के कुछ शीर्ष पात्र थे। ये यूजो हुआनफुमिंग और पहले आए अन्य लोगों के अलावा सिटी लॉर्ड मैनर भी यहाँ था। इस बार सिर्फ जुओ वेंतांग ही नहीं था, सिटी लॉर्ड बाई झेनकोन भी यहाँ था। हालांकि भले ही वह शहर का स्वामी था, लिटिल फाइव उन्हें जाने नहीं देगा। पहले तो बाई झेनकोन थोड़ा नाखुश हुआ और गुस्सा दिखाना चाहता था, लेकिन जुओ वेंतांग ने बात की और लिटिल फाइव की पहचान बताई। लिन जिन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के बाद बाई झेनकोन चुप हो गया। वह उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कुछ समय पहले क्यूरेटर द्वारा डालुओ मंदिर पर हमला करने की खबर फैली थी। एक शहर के स्वामी के रूप में बाई झेनकोन को इसके बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था। दलुओ मंदिर किस प्रकार का स्थान था, यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे उनके जेड ड्रैगन सम्राट को भी देखना पड़ता था। यहाँ तक कि एक प्रीमियम देश भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि क्यूरेटर ने अकेले ही एक जादू से डालुओ मंदिर को लगभग नष्ट कर दिया था। उस समय इस कहानी के कई संस्करण थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उन्होंने सूर्यास्त अपनी आंखों से देखा है। हालांकि बाई झेनकोन को उन सब पर विश्वास नहीं था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि क्यूरेटर अद्भुत था। बाई झेनकोन को बहुत पहले से पता था कि लिन जिन क्यूरेटर का शिष्य है, इसलिए अगर उसे 100 हिम्मत भी दी जाए तो भी वह लिन जिन को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि लिन जिन की नौकरानी को भी उसके प्रति विनम्र होना पड़ता था। अगर वह नहीं कहती तो वह अंदर नहीं जा पाता। हाँ, सिटी लॉर्ड बाई, शांत हो जाओ। चूंकि मूल्यांकनकर्ता लिन नीचे चला गया है, इसलिए उसे स्थिति को स्थिर करने में सक्षम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ये यूजो ने अचानक कहा। वह मेपल सिटी में एक अनुभवी व्यक्ति थे और उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। उनके शब्दों में वजन था। मैं भी चिंतित हूँ। आखिरकार इस जगह के नीचे एक राक्षस छिपा हुआ है। अगर वह राक्षस बाहर आ गया तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, बाई झेनकोन ने कहा। एक नगर स्वामी के रूप में ये तथ्य कि मेपल सिटी के नीचे एक पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा थी और उसके भीतर एक दानव बंद था, ये स्वाभाविक था कि राष्ट्र के संरक्षक ये यूजो को भी इसके बारे में पता था। सच कहा जाए तो ये यूजो पहले थोड़ा चिंतित था। आखिरकार वह इस रहस्य को जानता था। पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा के भीतर बंद राक्षस रैंक 5 अस्तित्व हो सकता है। यह कोई मजाक नहीं था। एक बार वे बाहर निकल गए तो मेपल सिटी तो भूल ही जाए, पूरा जेड ड्रैगन साम्राज्य भी खतरे में पड़ जाएगा। फिर भी ये यूजो जानता था कि लिन जिन कितना सक्षम था। चूंकि लिन जिन वहां नीचे था, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए। पहले की वह ड्रैगन की दहाड़ शायद राक्षस के उभरने का संकेत हो सकती है। मुझे आश्चर्य है कि वहां नीचे क्या स्थिति होगी। बाई झेनकोन अंदर नहीं जा सका और केवल असहाय होकर चिंता कर सकता था। इस समय बाई झेनकोन का माथा पहले से ही पसीने से लथपथ था और वह लगातार उसे पोंछ रहा था। इस समय किसी ने कहा, सभी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आसपास का तापमान थोड़ा अधिक है? ये सच है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मौसम अभी गर्म नहीं हुआ है। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि गर्मी है? जैसे जैसे समय बीतता गया, आसपास का तापमान और अधिक गर्म होता गया। ये यूजो ने एक जादू किया। अपने पालतू जानवर सोआरिंग क्लाउड फ्लड ड्रैगन का उपयोग करके उसने पानी की भाप इकट्ठा की ताकि उन्हें ठंडा होने में मदद मिल सके। लेकिन जल्द ही आसपास का पानी वाष्प बनकर उड़ने लगा। इतना ही नहीं, ये यूजो ने ये भी देखा कि उसका पालतू जानवर सोआरिंग क्लाउड फ्लड ड्रैगन भयभीत था। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कुछ भयानक चीज है। ये यूजो और बाकी लोगों को पता था कि वहां कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि उनके दिलों में एक अजीब सी भावना थी। जमीन बहुत गर्म थी और यह भी कि वे 1000 फीट से अधिक गहराई पर थे। सांसारिक चमक हरी लपटें अपनी अधिकतम तीव्रता पर जल रही थी। गुफा में तापमान इतना अधिक था कि दम घुट रहा था। ड्रैगन मदर ने खुद को पहले ही सुरंग में छिपा लिया था। चाहे वह कितनी भी सक्षम क्यों ना हो, वह अधिक समय तक टिक नहीं सकती थी। एल्डरमो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उन्हें भी सुरंग में धकेल दिया गया, लेकिन वे बड़ी मुश्किल से टिक पाए। तभी नीचे से दहाड़ने की आवाज आई। अग्नि छिपकली आग की लपटों से बाहर रेंग गई। एल्डरमो का दिल तेजी से धड़क उठा और उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। मेरा पालतू जानवर विकसित हो गया है। उसकी अग्नि छिपकली की त्वचा एक ताजा पके हुए चमकदार टाइल की तरह थी। ये क्रिस्टल साफ थी और एक ज्वलंत चमक के साथ चमक रही थी। ये देखने के लिए एक सुंदर दृश्य था। इसके अलावा अग्नि छिपकली की आंखें जल रही थी, मानो उसके शरीर को फिर से गढ़ा गया हो। उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ये वास्तव में विकसित हुआ था। तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा तक। बेशक लिन जिन की सुइयों ने इसमें एक भूमिका निभाई, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सांसारिक चमक हरी लौ की अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा उधार ली। इस तरह की एक दुर्लभ ज्वाला के लिए अग्नि छिपकली को विकसित होने में मदद करना आसान था। इस बार एल्डरमो भाग्यशाली थे, अन्यथा उनकी अग्नि किरण की प्रतिभा और क्षमता के साथ इसका विकसित होना असंभव होता। अन्यथा बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन के एक एल्डर के रूप में एल्डरमो के पास अगर कोई रास्ता होता तो वे इसे बहुत पहले ही इस्तेमाल कर लेते। वे अब तक इंतजार नहीं करते। इसलिए एल्डरमो अपने पालतू जानवर को विकसित होते देखकर सबसे अधिक खुश थे। अब से वह राष्ट्रीय संरक्षक स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। अब से जेड ड्रैगन किंगडम में उसका अपना स्थान होगा। रक्त अनुबंध की शक्ति उधार लेकर एल्डरमो को अपने पालतू जानवर के विकास से बहुत लाभ हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वह यहाँ की गर्मी को झेल सकता था। हालांकि एल्डरमो उत्साहित थे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी अग्नि छिपकली का विकास निस्संदेह लिन जिन द्वारा उन्हें दिया गया एक अवसर था। हालांकि ये केवल एक भूख बढ़ाने वाला था। मुख्य व्यंजन अभी आना बाकी था। ऐसे समय में एल्डरमो को ये सब देखना बंद करना पड़ा। अगर वह ऐसी भव्य घटना देख पाते तो उनका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। वास्तव में न तो लिन जिन और न ही झाओ जिंगयान को अग्नि छिपकली के विकास की परवाह थी। इसके अलावा अग्नि छिपकली केवल सांसारिक चमक हरी लौ की परिधि पर थी। अब लौ के केंद्र में केवल 2 छायाएं थी। एक झाओ जिंगयान का फीनिक्स अंडा था और दूसरा लिन जिन का पालतू जानवर जियाओहो था। झाओ जिंगयान को फिर से घबराहट होने लगी। फीनिक्स अंडे को फेंके हुए 2 घंटे बीत चुके थे। इस दौरान फीनिक्स अंडे में कोई बदलाव नहीं हुआ। बेशक वह घबराई हुई थी। मूल्यांकक लिन, अब स्थिति क्या है? झाओ जिंगयान ने पूछा। लिन जिन सांसारिक चमक वाली हरी लौ पर पूरा ध्यान दे रहा था। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत एक मंत्र का जाप किया।
वल्कन एडिक्ट सक्रिय करें। उसी क्षण लिन जिन ने फीनिक्स के अंडे में फेंके गए त्रिज वाला आदेश ताबीज को धड़कता हुआ महसूस किया। ये कल्पना करना कठिन था कि एक ताबीज एक इंसान की तरह कैसे धड़कता है, लेकिन ये सच था। इसके अलावा अग्नि आज्ञा ताबीज के कारण लिन जिन को महसूस हुआ कि फीनिक्स का अंडा, जो अब तक दृढ़ता से खड़ा था, अंततः बदलने लगा था। इस प्रकार का परिवर्तन या तो नहीं होगा या एक बार होने पर आकाश और पृथ्वी को हिला देगा। इस विचार से उनके आसपास का वातावरण कांपने लगा। सांसारिक चमक वाली हरी लौ का मूल हरा रंग अब ज्यादातर लाल हो गया था। एक ठोस लाल साटन की तरह लौ बदलने लगी। इसके साथ ही ज्वाला के भीतर से एक चिड़िया की तीखी चीख गूंजी। पक्षी की चीख इतनी तीव्र थी कि लिन जिन को भी चक्कर आने लगा। यहाँ तक कि पूरा मेपल शहर भी पक्षी की तीखी चीख सुन सकता था। वह आवाज क्या है? बाहर बाई जेनकोन भयभीत दिख रहा था और उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। हालांकि कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। भीड़ के चेहरों पर खालीपन झलक रहा था। लेकिन एक बात तो तय थी, एक पक्षी का इस तरह रोना कोई साधारण जानवर नहीं था, क्योंकि ये युझो अपने पालतू जानवर के डर को साफ साफ महसूस कर सकता था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मूल्यांकक लिन वहां नीचे क्या कर रहे हैं? फ्रायर एसोसिएशन के सलाहकार हैरान रह गए। चिड़िया की चीख के बाद कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मानो हवा का झोंका आया हो, ताजगी का एहसास हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद ही फिर से गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया। इस बार यह पहले से भी ज्यादा गर्म और असहनीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मेपल शहर आग पर भून रहा हो। वहां देखो, किसी तेज नजर वाले व्यक्ति ने स्थिति को देखा और दूर आसमान की ओर इशारा किया। जब भीड़ ने यह देखा तो उनके चेहरे पर अविश्वास की भावना प्रकट हुई। दूर आसमान में एक बड़ी काली परछाई फैली हुई थी। यह एक चलते हुए काले बादल की तरह थी। काली परछाई बहुत तेज थी और सभी को इसे साफ साफ देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे काले बादल कैसे थे? वे तो बस आकाश में उड़ते हुए अनगिनत पक्षी थे। पक्षी एकत्रित हो गए जिससे सूरज की रोशनी छिप गई। इस समय वे सभी प्रकार के पक्षियों की चीखें सुन सकते थे। एक मोटे अनुमान के अनुसार वहां कम से कम लाखों पक्षी थे और वे विभिन्न प्रजातियों के थे। कुछ सामान्य पक्षी थे जबकि अन्य स्पष्ट रूप से दुर्लभ जानवर थे। कुछ पक्षी आकार में बहुत बड़े थे और जब उन्होंने अपने पंख फैलाए तो वे कम से कम 10 फीट लंबे थे। ये देखने लायक नजारा था। वहां उपस्थित लोगों में से वृद्धों ने भी ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उसके बाद पक्षी और जानवर उड़कर नहीं गए। इसके बजाय वे मेपल सिटी के ऊपर चक्कर लगाते रहे, तरह तरह की आवाजें निकालते और चीखते रहे। उसी समय भूमिगत अग्नि गुफा के अंदर एक लंबी पूंछ वाला अग्नि पक्षी आग की लपटों से बाहर निकला और रेशम जैसी लौ हवा में ऊपर ले आया। ये फीनिक्स जैसा दिख रहा था। यहाँ तक कि लिन जिन भी उत्साह से अभिभूत था। वह सफल हो गया था। ये फीनिक्स, जो पहले मर चुका था और जिसके पास केवल राख बची थी, को उसने एक मंत्र का उपयोग करके संघनित किया और फिर असाधारण ज्वाला द्वारा कठोर किया। अंत में उसका निर्वाण सफल हुआ और आग में उसका पुनर्जन्म हुआ। आखिरकार पुनर्जन्म के बाद फीनिक्स की ताकत एक और स्तर तक बढ़ जाएगी। हालांकि यह विकसित नहीं हुआ। ये फीनिक्स निश्चित रूप से सबसे मजबूत रैंक 5 जानवरों में से एक था। इस समय सबसे उत्साहित व्यक्ति झाओ जिंगयान था। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। कोई भी शब्द यह नहीं बता सकता कि वह इस समय कितनी उत्साहित थी। जैसा कि क्यूरेटर ने कहा था, राख से एक फीनिक्स का पुनर्जन्म हुआ। यह सचमुच सच हुआ। क्यूरेटर सचमुच एक देवता था। मिस झाओ, आपको फीनिक्स को अपने शरीर में समाहित करने के लिए बीस्टमास्टर स्क्रॉल का उपयोग करना चाहिए। फीनिक्स की लपटें बहुत तेज हैं। मुझे डर है कि यह गुफा इसे झेल नहीं पाएगी। लिन जिन झूठ नहीं बोल रहा था। फीनिक्स की लपटों के नीचे गुफा की दीवारें पिघलने लगी। सख्ती से कहें तो फीनिक्स की लपटें एक तरह की असामान्य लपटें थी। अब जबकि फीनिक्स अग्नि में पृथ्वी दीप्तिमान हरी ज्वाला को शामिल कर दिया गया था, भले ही फीनिक्स स्वयं विकसित नहीं हुआ था, ज्वालाओं की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उनकी लड़ाकू शक्ति भी ऐसी ही थी। झाओ जिंगयान ने तुरंत सिर हिलाया। वह अब लिन जिन की बातों का पालन कर रही थी। उसकी नजर में क्यूरेटर और लिन जिन दोनों ही शीर्षस्थ विशेषज्ञ थे। झाओ जिंगयान ने फीनिक्स को अपने शरीर में अवशोषित करने के बाद लिन जिन ने अपना हाथ उठाया और लपटों के भीतर से कुछ पकड़ लिया। यह अग्नि आज्ञा ताबीज था जिसे उसने फीनिक्स के अंडे में डाला था। लिन जिन ने उस पर वल्कन का जादू डाला था। सील अब ज्वाला की तरह जल रही थी, लेकिन लिन जिन उसे बिना किसी डर के अपने हाथ में थामे हुए था कि कहीं वह आग की लपटों में जल न जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इस घटना से बहुत फायदा हुआ था। अग्नि आज्ञा पत्र ताबीज लिन जिन द्वारा रखा गया था और उसके मनस में समा गया था। ड्रैगन फायर को नियंत्रित करने के लिन जिन के पिछले अनुभव के कारण ताबीज को पकड़े रहने पर वह आग की लपटों से नहीं जलेगा, क्योंकि यह ज्वाला उसका एक हिस्सा थी। संक्षिप्त, लिन जिन को पता था कि इस जलते हुए ताबीज को इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए उसे इसका रूप बदलना पड़ा। लिन जिन ने हाथ बढ़ाकर आग की लपटों से कुछ और चीज पकड़ी। यह एक टुकड़ा था, फीनिक्स अंडे के बाहरी आवरण का एक टुकड़ा। ये गाढ़े फीनिक्स की राख थी। जब लिन जिन ने अपनी मुट्ठी बंद की तो वे भी राख में बदल गए। हालांकि लिन जिन ने गाढ़ा मंत्र बोला और राख और ताबीज को अपने हाथ में जोर से पकड़ लिया। धीरे धीरे लपटें गायब हो गईं। वे बुझी नहीं थी, बल्कि ताबीज में समा गई थी। अब तक लिन जिन को बहुत पसीना आ रहा था। वह कीट पालनकर्ता की तरह विशेषज्ञ नहीं था जिसने 100 से ज्यादा सालों तक खेती की थी। सख्ती से कहें तो लिन जिन की नींव अभी भी बहुत कमजोर थी। वह बता सकता था कि उसने अमर बंधन रस्सी का इस्तेमाल पहले कब किया था। जबकि कीट पालनकर्ता रस्सी का इस्तेमाल आजादी से कर सकते थे, लिन जिन को इसका इस्तेमाल करने में मुश्किल होती थी। लिन जिन ने ज्वाला ताबीज को गाढ़ा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उसने जानबूझकर अपनी हथेली में छेद करके और ताबीज के निर्माण में तेजी लाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करके बल का इस्तेमाल किया। सौभाग्यवश ये काम कर गया। लिन जिन ने तुरंत अपनी हथेली खोलकर उसे नहीं देखा। इसके बजाय उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे अभी चक्कर आ रहा था और अगर वह आराम नहीं करता तो वह बेहोश हो सकता था। झाओ जिंगयान को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। उसने सोचा कि लिन जिन जानबूझकर ऐसा कर रहा था क्योंकि वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था, इसलिए उसने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि शांग एर लंबे समय से लिन जिन के साथ थी। जैसे ही उसने कुछ गड़बड़ महसूस की, वह सुरंग के दूसरी तरफ से लिन जिन का समर्थन करने के लिए दौड़ी। मास्टर लिन, शांग रथ चिंतित दिख रही थी। हालांकि उसे गर्मी से डर लग रहा था, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी।
सौभाग्य से उसकी राक्षसी ऊर्जा सघन थी और वह इसे कुछ हद तक गर्मी से बचाने के लिए छोड़ सकती थी। लिन जिन को संभलने में कुछ पल लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली और शांगेर को देखा तो वह मुस्कुराया। धन्यवाद। हालांकि भले ही लिन जिन ने अपनी आंखें खोली थी, शांगेर ने उसे जाने देने की हिम्मत नहीं की। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह बेहद चिंतित थी। लिन जिन ने अपनी हथेली खोली और अपनी हथेली में एक असामान्य ज्वाला ताबीज देखा। ये लकड़ी से नहीं बल्कि सोने से बना हुआ लग रहा था। हालांकि ये देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत शक्तिशाली जादुई हथियार था। ये लिन जिन की व्यक्तिगत रचना थी, एक सच्ची जादुई कलाकृति। भविष्य में हाथ में अग्नि ताबीज के साथ ड्रैगन फायर और इस तरह की शक्ति एक नए स्तर पर होगी। लिन जिन ने फीनिक्स अंडे की राख को रिसाइकल करने के लिए अपनी आस्तीन में कुछ तरकीबें इस्तेमाल की थीं। झाओ जिंगयान ने आखिरकार देखा कि लिन जिन लगभग बेहोश हो गया था। वह तुरंत दोषी दिखी। वह उसकी मदद करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन शांगेर को उसके बगल में देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने पूछा, मैं ठीक हूँ। लिन जिन ने फिर से नीचे देखा। आखिरकार जियो हुओ अभी भी अंदर था। हालांकि उसने जो देखा उसे देखकर लिन जिन की सांस अटक गई। स्वर्गीय चमकदार हरी लौ, जो अभी कुछ समय पहले तक बहुत शक्तिशाली थी, ने वास्तव में फीनिक्स के निर्वाण पुनर्जन्म के साथ साथ अपनी अग्नि क्यूई का 70 से 80% अवशोषित कर लिया था। अभी स्वर्गीय चमकदार हरी लौ में अपनी मूल शक्ति का केवल 5वां हिस्सा ही बचा था। मैं जानता था। लिन जिन को पता था कि उसका पिछला निर्णय सही था। संग्रहालय ने उल्लेख किया कि फीनिक्स के पुनर्जन्म के लिए आवश्यक अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा भयानक थी। एक सामान्य पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा पर्याप्त नहीं होगी। यहाँ तक कि एक मध्यवर्ती पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा भी पर्याप्त नहीं होगी। शायद केवल एक बेहतर पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा ही इसका समर्थन कर सकती है। यदि यह एक असामान्य ज्वाला होती तो ये केवल एक श्रेष्ठ पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा के समान पैमाने पर होती। जैसा कि कहावत है, लाभ और हानि साथ साथ चलते हैं, भाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे पर निर्भर है। फीनिक्स जैसे दुर्लभ जानवर के लिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए उसे अपनी पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता था। यह एक असामान्य लॉ के लिए भी वही था। असामान्य ज्वाला होने का कारण यह था कि इस बार जिस अर्थ ब्रिलियंस ग्रीन फ्लेम का उन्होंने सामना किया वह उतनी सरल नहीं थी जितनी की लग रही थी। अगर यह कोई अन्य असामान्य ज्वाला होती तो फीनिक्स के निर्वाण के बाद कुछ भी नहीं बचता। हालांकि लिन जिन को अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पृथ्वी दीप्ति हरी ज्वाला आज बर्बाद हो गई थी, क्योंकि निर्वाण प्राप्त कर रहे फीनिक्स के अलावा नीचे अभी भी जियो हो था। जियाओ हो सिर्फ विकसित हो रहा था, निर्वाण से नहीं गुजर रहा था, इसलिए उसे फीनिक्स जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत नहीं थी। हालांकि जियाओ हो के विकसित होने के लिए बाकी असामान्य लपटें शायद चली जाएंगी। यद्यपि यह अफसोस की बात थी, लेकिन एक असामान्य ज्वाला ने रैंक 3 अग्नि छिपकली को रैंक 4 तक विकसित होने, एक मृत फीनिक्स को निर्वाण से गुजरने और जियाओ हो को पूरी तरह से विकसित होने की अनुमति दी थी। यह पहले से ही काफी अच्छा था। यह कहा जा सकता है कि एलियन फ्लेम एक एलियन फ्लेम थी। हालांकि जियाओ हुओ को वहां टिकना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन एलियन फ्लेम और थंडर फायर नीडल के प्रभाव में जियाओ हुओ के डोपेलगैंगर को एक बार फिर से परिष्कृत किया गया। पृथ्वी की शानदार हरी लॉ को अवशोषित करने के बाद जियाओ हुओ ने इस उन्नति को पूरा किया। रैंक 4 से 5, ये कुछ ऐसा था जिसका लिन जिन को लंबे समय से इंतजार था। इसने एक बार फिर जियो हुओ की सीमाओं को तोड़ दिया था। एक औसत अग्नि भेड़िया के रूप में उसका पूरा कबीला कभी भी रैंक 5 तक नहीं पहुंच सकता था। जियो हुओ निश्चित रूप से प्रथम था। जैसा कि लिन जिन ने उम्मीद की थी, जियो हुओ के विकसित होने के बाद नीचे की असामान्य ज्वाला पूरी तरह से बुझ गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। दरअसल ये सिर्फ डेविएंट फ्लेम नहीं था। मेपल सिटी के नीचे स्थित अर्थ फायर स्पिरिट वेन भी उसी समय सूख गई थी। सूखे हुए कुएं की तरह शुरू में झुलसाने वाला गर्म लावा काली चट्टानों में संघनित होने लगा और इलाके का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। लिन जिन ने इशारा किया और जियाओ हुओ उछलकर ऊपर आ गया। जियाओ हुओ अब यिन यांग धर्म शरीर में होने से अलग दिख रहा था। पहले यिन यांग धर्म शरीर आग और ठंड से बना था। हालांकि इसका आकार था, लेकिन यह असली नहीं था। लेकिन अब जियाओ हुओ ज्यादा असली लग रहा था, जैसे कि उसके पास फिर से भौतिक शरीर हो। हालांकि लिन जिन को पता था कि यह मांस और खून नहीं था। यह फीनिक्स लेप्टो की एक विशेषता थी। लिन जिन का दिल धड़क उठा। जियो हुओ में फीनिक्स लेप्टो की विशेषताएं क्यों होंगी? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फीनिक्स लॉ एक अन्य प्रकार की असामान्य लॉ थी। लिन जिन ने जियाओ हुओ के सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। इसकी जांच करने के बाद वह चौंक गया। सदमे के बाद वह बहुत खुश था। तो यह पता चला कि लिटिल फायर फीनिक्स के निर्वाण के बीच में था। जब वह आगे बढ़ रहा था तो संयोग से वह फीनिक्स की लेप्टो में नहा गया, इसलिए वह भी उसके कुछ हिस्से में विलीन हो गया। कोई आश्चर्य नहीं, यह अच्छी बात थी। यह बहुत अच्छी बात थी। अन्य अजीब लेप्टो के साथ विलय की संभावना बहुत कम थी। फीनिक्स लॉ के साथ जियाओ हुओ फीनिक्स की कुछ विशेष विशेषताओं और दिव्य क्षमताओं को प्राप्त करने में सक्षम होगा। बेशक भविष्य में इसकी धीरे धीरे जांच करनी होगी। वैसे भी फीनिक्स की लेप्टो की एक विशेषता जियाओ हुओ के शरीर से पहले से ही देखी जा सकती थी, और वही ये थी कि यह एक असली लॉ की तरह थी। इससे जियाओ हुओ अपने अवतार अवस्था की तुलना में और भी ज्यादा असली लग रहा था। रैंक 5 पर जियाओ हुओ की ताकत स्पष्ट रूप से कई गुना बढ़ गई थी। लिन जिन को धीरे धीरे इसका अनुभव होगा। अपने हाथ की एक लहर के साथ जियाओ हुओ लिन जिन की बाह में पिघल गया। लिन जिन ने तुरंत अपने शरीर में ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया। चलदर नीचे का लावा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। हालांकि वे अभी भी एक हल्की लाल चमक देख सकते थे, लेकिन ये जगह पूरी तरह से बुझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा और असामान्य लॉ दोनों सूख गए थे। सुरंग के अंदर सीनियर मोड ठीक था, लेकिन ड्रैगन मदर असहनीय रूप से गर्म थी। अगर मोटी राक्षसी ऊर्जा न होती तो वह शायद टिक नहीं पाती। चलो बाहर बात करते हैं। लिन जिन ने आगे बढ़ने से पहले उनकी ओर देखा। शांगेर ने उनका समर्थन किया। उसके पीछे झाओ जिंगयान थी। वह उत्साहित दिख रही थी और अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह जानती थी कि वह झाओ जिंगयान फीनिक्स पैलेस की महान कमांडर अब उसके पालतू जानवर की तरह थी, राख से उठती हुई फीनिक्स। वह वापस जाना चाहती थी और अपना सब कुछ वापस लेना चाहती थी। वह उन लोगों से भिड़ना चाहती थी जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था, और उनसे पूछना चाहती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। झाओ जिंगयान के पीछे एल्डरमो और उनका पालतू
जानवर फायर लिजर्ड था। उनके पीछे ड्रैगन मदर और एल्डर मो थे। सीनियर मो थोड़ा घबराए हुए थे। आखिरकार उसे रूपांतरित होना नहीं आता था और वह शायद ही कभी अपना चेहरा बाहर दिखाता था। क्या होगा अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया? यद्यपि यह कमजोर नहीं था, फिर भी यह एक सच्चे विशेषज्ञ के बराबर नहीं था। ड्रैगन मदर को पता था कि सीनियर मो के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने आगे बढ़कर उसे थपथपाया और इशारा किया कि वह डरे नहीं। पहले हुई उनकी लंबी बातचीत के बाद ड्रैगन मदर को जेड ड्रैगन किंगडम की मौजूदा स्थिति के बारे में पता था। वह ये भी जानती थी कि उसके बेटे को बाहर क्यों आना पड़ा। मूल्यांकनकर्ता लिन के अधीन शरण लेने के लिए और साधना के लिए। ड्रैगन मदर के पास बाहरी दुनिया में साधना का अपना तरीका था, लेकिन ये सीनियर मो के लिए उपयुक्त नहीं था। आखिरकार उनके गुण अलग अलग थे। ड्रैगन मदर ने बर्फ गुण साधना पद्धति अपनाई, इसलिए सीनियर मो की साधना पद्धति से न केवल कोई लाभ नहीं हो सकता, बल्कि इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है। यदि सीनियर मो भी साधना कर लें तो भी उनका भविष्य मूल्यांकक लिन के अनुसरण जितना उज्जवल नहीं होगा। ड्रैगन मदर एक चतुर व्यक्ति थी। वह समझ सकती थी कि लिन जिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर मौका मिला तो वह अपने बेटे को अपने पीछे ले जाएगी। फिर भले ही वह बुढ़ापे में मर जाए, वह शांति से आराम कर सकेगी। अब ड्रैगन मदर बदला लेने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह फिर से उसी अनुभव से नहीं गुजरना चाहती थी। अब वह बस यही चाहती थी कि उसका बेटा जिंदा रहे। यह अफसोस की बात थी कि वह बदला लेने के लिए बाहर जाने पर अड़ी रही। तब से 200 साल बीत चुके थे और उसके बेटे को कोई साधना मार्गदर्शन नहीं मिला था। उसने साधना करने का सबसे अच्छा समय खो दिया था। शायद केवल मूल्यांकनकर्ता लिन का अनुसरण करके ही उसके पास बचने का मौका होगा। वे एक साथ गलियारे से गुजरे और सतह पर आए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाहर कितनी चहल पहल थी। मेपल सिटी के सभी विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे और ऊपर पक्षियों का झुंड चक्कर लगा रहा था। जब उन्होंने झाओ जिंगयान को देखा तो वे सभी अपना सम्मान दिखाने के लिए एक साथ चहकने लगे। फीनिक्स सभी पक्षियों का राजा है। इसकी निर्वाण ऊर्जा का इन पक्षियों को आकर्षित करना स्वाभाविक है। लिन जिन को आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उनमें काफी संख्या में खूंखार पक्षी भी थे। मेपल सिटी के आसपास इस तरह से उड़ना मुसीबत को बुलावा दे सकता था। फैल जाओ। लिन जिन ने जानवरों को रोकने वाली दवा का प्रयोग किया। मानो हवा में गड़गड़ाहट की एक खामोश गड़गड़ाहट हुई हो। लाखों पक्षी तुरंत तितर बितर हो गए, अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। इस हरकत से सभी हैरान रह गए। हालांकि सभी जानते थे कि लिन जिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वे उसे ऐसे चमत्कारी कारनामे करते देखने के आदी थे। किसी ने सीनियर मो को देखा, लेकिन किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। सीनियर मो लिन जिन के पीछे पीछे बाहर आ गए थे। अगर वे बहुत ज्यादा बोलते और मूल्यांकनकर्ता लिन को नाराज करते तो वे मुसीबत में पड़ जाते। अब बाई जेनकोंग और ये यूजो जैसे अस्तित्व भी लिन जिन के आसपास असहज महसूस कर रहे थे। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, वे इस समय बोलने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। लिन जिन ने इधर उधर देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने उन्हें सलाम किया और कहा, मैंने अभी अभी काफी हंगामा मचाया है। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। इस पर सभी ने तुरंत सलामी का जवाब दिया। अब सब ठीक है, आप निश्चिंत होकर लौट सकते हैं। लिन जिन का स्पष्ट रूप से कुछ और कहने का इरादा नहीं था। हर कोई यह बता सकता था, लेकिन वे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए वे केवल असहाय होकर चले गए। झाओ जिंगयान को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास अभी भी बहुत सी बातें थी जो वह लिन जिन से फीनिक्स के निर्वाण के बारे में पूछना चाहती थी। अब वह जानती थी कि उन्हें क्यूरेटर की तलाश करने की जरूरत नहीं है। मूल्यांकनकर्ता लिन भविष्य में किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे। आखिरकार क्यूरेटर के अधीनस्थ सभी विशेषज्ञ थे और ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। झाओ जिंगयान को लिन जिन की मेराक जाने की योजना के बारे में पता चला, तो मूल्यांकनकर्ता लिन क्यूरेटर को क्षेत्र का पता लगाने में मदद कर रहे हैं। झाओ जिंगयान ने अचानक कहा। लिन जिन ने सिर हिलाया। चाहे वह इसके बारे में कुछ भी सोचती हो, लेकिन चीजों को इतनी स्पष्टता से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान झाओ जिंगयान पहले से बहुत अलग थी। वह पहले थोड़ी झिझकती थी, लेकिन अब वह जोश से भरी हुई थी। सीधे शब्दों में कहें तो वह बिल्कुल नई इंसान लग रही थी। झाओ जिंगयान ने बाकी मामलों पर लिन जिन से सलाह ली और लिन जिन ने उसके सवालों के जवाब दिए। वे देर रात तक बात करते रहे और फिर झाओ जिंगयान ने अनिच्छा से बातचीत खत्म कर दी। मूल्यांकक लिन, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर भविष्य में आपकी मदद करने का मौका मिला तो जब तक मूल्यांकक लिन मुझे बुलाएंगे, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, झाओ जिंगयान ने वादा किया। लिन जिन को पता था कि वह जाने वाली थी। ये बात समझ में आती है। जब उसका पालतू जानवर मरा होगा तो उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। अब जब फीनिक्स को निर्वाण मिल गया है तो वह निश्चित रूप से फीनिक्स पैलेस जाकर उससे निपटेगी। इस बारे में सोचे तो अगर वह फीनिक्स पैलेस को पुनः प्राप्त कर सकती है तो ये लिन जिन के लिए भी फायदेमंद होगा। झाओ जिंगयान आधी रात को ही चली गई। उसके व्यक्तित्व के कारण वह जो भी मन में आता वह कर लेती। उसकी निर्णायकता उसके ठंडे व्यवहार से मेल नहीं खाती थी। लिन जिन ने मेपल सिटी में मामले को सुलझाने के लिए समय का लाभ उठाया। आखिरकार वह एक लंबी यात्रा पर जा रहा था और शायद कुछ महीनों में ही वापस आ पाएगा। अगले दिन रैंक 2 का एक जानवर मूल्यांकनकर्ता जो कुछ दिन पहले शाही राजधानी से निकला था, मेपल सिटी में आया। वह यहाँ चीफ लिन जिन का पद संभालने आया था। यद्यपि वह लिन जिन से उम्र में बड़ा और अधिक अनुभवी था, फिर भी वह लिन जिन के सामने बहुत सम्मानजनक था। धन्यवाद। प्रमुख के रूप में अपना पद सौंपने के बाद लिन जिन ने मेपल सिटी में शाखा पर एक और नजर डाली। जब वह दूर था तो परामर्श कक्ष का प्रबंधन झाओ यांग, लू शियाओयुन और जिया कियान द्वारा किया जाएगा। उनके वर्तमान कौशल के साथ लिन जिन को उनके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैं जा रहा हूँ। घर वापस आकर शांग ए स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थी। उसने कई बार साथ चलने का अनुरोध किया, लेकिन लिन जिन ने उसे मना कर दिया। वह रैंक 4 बीस्ट प्रेसर के पद पर पदोन्नति पाने और लॉर्ड डाउलॉर्ड के स्वर्गीय स्क्रॉल को उधार लेने के लिए मेराक जा रहा था। लिन जिन दोनों कामों को अपने आप संभाल सकता था। दूसरी ओर लिन जिन को मेपल सिटी की देखरेख के लिए शांग आ के स्तर के एक विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। यह तथ्य कि कीट ताओवादी मुसीबत की तलाश में आया था, लिन जिन के लिए एक अनुस्मारक था। शायद कुछ लोग पहले से ही उस पर नजर रखे हुए थे। कहावत है, ऊंचा पेड़ हवा को अपनी ओर खींचता है। वह अब काफी मशहूर हो चुका था और क्यूरेटर की उपाधि के साथ उसे छिपाना नामुमकिन था।
वे सभी जानते थे कि मेपल सिटी उनका इलाका है। अगर कोई बुरी नीयत से मुसीबत मोल लेने आए तो ये बुरा होगा अगर शहर की सुरक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ न हो। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन अभी भी एक संभावित खतरा था। ये युद्धोग शक्तिशाली था लेकिन उसमें अभी भी कमी थी। लिन जिन को शांग एयर के आसपास होने से राहत मिली। शांग एयर अनिच्छुक थी लेकिन उसका लिन जिन की अवज्ञा करने का कोई इरादा नहीं था। क्या गोल्डी अभी भी नहीं जागा? लिन जिन ने पूछा। शांग रा ने अपना सिर हिलाया। गोल्डी रिकॉर्ड समय से सो रहा था। जो लोग ज्यादा नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि मुर्गा मर चुका है, लेकिन लिन जिन को पता था कि मामला ऐसा नहीं था। गोल्डी ने रैंक 5 के कीट राजा और सैकड़ों अन्य दुर्लभ कीटों को खा लिया था। यही कारण था कि वह इतनी गहरी नींद में था। बस उसे सोने दो। गोल्डी का शरीर अनोखा है। अन्य तरीकों का उपयोग करने से उसकी गति धीमी हो जाएगी। जब वह जागेगा तब हम ये करेंगे, लिन जिन ने निर्देश दिया। इस बार लिन जिन पहले हे कियान से मिलने शाही राजधानी गया। आखिरकार लिन जिन ने उस आदमी से वादा किया था कि ड्रैगन मदर और ओल्ड मो उसके साथ जाएंगे। ड्रैगन मदर ने लिन जिन से 2 घंटे से अधिक समय तक अकेले बात की थी। बाहरी लोगों को पता नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अंत में लिन जिन इन 2 ज़ैड ड्रैगन को शाही राजधानी में ला रहा था। माँ और बेटे को सराय में ठहराने के बाद लिन जिन ने एकांत जगह पर अपना भेष बदल लिया। उसने क्यूरेटर का मुखौटा पहना, अपना आभामंडल बदला और सीधे शाही राजधानी की ओर चल पड़ा। सूरज ढल रहा था। शाही राजधानी में अभी भी बहुत से पैदल यात्री थे। आखिरकार यह ज़ैड ड्रैगन किंगडम की सबसे समृद्ध राजधानी थी। लिन जिन ने क्यूरेटर का मुखौटा पहना और शाही राजधानी की ओर सड़क के बीच में चले गए। रास्ते में लोगों ने उसे देखा और फुसफुसाने लगे तथा उसकी ओर इशारा करने लगे। शाही राजधानी सम्राट के जासूसों से भरी हुई थी, इसलिए जैसे ही क्यूरेटर प्रकट हुआ, हे कियान को खबर मिल गई। हे कियान उत्साहित था, अंततः वह क्यूरेटर से मिल सके। एक मध्यवर्ती देश के सम्राट के रूप में पिछली बार वह इतने उत्साहित तब हुए थे जब उन्हें राजगद्दी विरासत में मिली थी। क्यूरेटर का शीर्षक पहले से भी अधिक प्रभावशाली था। अकेले ही डालुओ मंदिर में घुस जाना ही काफी प्रभावशाली था। न केवल वह सुरक्षित बच निकला, बल्कि उसे डालुओ मंदिर के एक प्रतिष्ठित भिक्षु ने भी अपने साथ ले लिया। ये किसी के घर को चुनौती देने और उसे पीटने जैसा था। फिर भी न केवल वे नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने आपसे दोस्ती भी की। शक्ति के बिना इस तरह की बात महज एक कल्पना थी, ताकत के साथ ये वास्तविकता थी। यही कारण था कि हे कियान क्यूरेटर से मिलने के लिए उत्सुक था, भले ही क्यूरेटर ने उसे या ज़ैड ड्रैगन किंगडम को कोई महत्वपूर्ण मदद नहीं दी थी। उनसे मिल पाना ही काफी था। हे कियान के स्तर पर वह अब समस्याओं को मूर्त लाभों के संदर्भ में नहीं देखता था। इसके बजाय उसे चीजों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना पड़ता था। क्यूरेटर से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ था। क्यूरेटर कौन था? वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अकेले ही दलुओ मंदिर में घुस गया था और दलुओ मंदिर के मठाधीश ने उसे सम्मानपूर्वक वापस भी पहुंचाया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दलुओ मंदिर के इतने सारे भिक्षुओं के सामने ये कहने का साहस किया था कि एक निर्दोष राक्षस को दंडित नहीं किया जा सकता। यह तथ्य कि वह क्यूरेटर से मिल सकता था, ज़ैड ड्रैगन किंगडम के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा था। यह अदृश्य लाभ और उत्तोलन निश्चित रूप से लंबे समय तक चलेगा। अन्य देशों को छोड़कर जिन मध्यवर्ती देशों का ज़ैड ड्रैगन साम्राज्य के साथ सीमा विवाद था, वे निश्चित रूप से इस समाचार को सुनकर भयभीत होंगे और पीछे हटने पर विचार करेंगे। वे ज़ैड ड्रैगन किंगडम को तो नाराज कर सकते थे, लेकिन क्यूरेटर को नहीं। बेशक यदि क्यूरेटर उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हो तो यह और भी बेहतर होगा। संक्षेप में, हे कियान ने इस बैठक को बहुत महत्व दिया। समाचार प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत महल के औपचारिक अधिकारी को व्यवस्था करने के लिए बुलाया। उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को, चाहे वे अंतिम संस्कार में भाग ले रहे हों या बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हों, क्यूरेटर का स्वागत करने के लिए बिना शर्त औपचारिक पोशाक में दौड़ना पड़ा। शाही परिवार में सभी के लिए यही बात लागू थी। अगर कोई भी ऐसे समय में गलती करने की हिम्मत करता तो हे कियान पीछे नहीं हटता। जहां तक खुद का सवाल है, वह पहले से ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए महल के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। उसके पीछे सैकड़ों अधिकारी और शाही परिवार के सदस्य थे। यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। लिन जिन के महल पहुंचने से पहले समारोह अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। महामहिम, ज़ैड ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट के आदेश के तहत हम क्यूरेटर का स्वागत करने के लिए यहाँ हैं। बख्तरबंद जनरल की आवाज ऊंची और स्पष्ट थी। उसने लिन जिन को पर्याप्त सम्मान दिया था। लिन जिन शांत रहा। उसने अपनी मुठ्ठियां बांधी और कहा, कृपया आगे बढ़ो। आश्चर्यजनक रूप से विनम्र। जनरल बहुत खुश हुआ। उसने इस क्यूरेटर के कारनामों के बारे में सुना था। यहाँ तक कि महामहिम भी इस महान हस्ती के साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे, फिर भी वह बहुत मिलनसार था। दूसरे शब्दों में, एक विशेषज्ञ वास्तव में एक विशेषज्ञ था। सेनापति ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। सलामी देने के बाद वह तुरंत आगे बढ़ गया। यहाँ से महल तक का रास्ता शाही पहरेदारों द्वारा बहुत पहले ही साफ कर दिया गया था। ये साफ और खाली था। सड़क के दोनों ओर केवल औपचारिक सैनिक ही भाले की तरह सीधे खड़े थे। यह एक भव्य जुलूस था। यह अजीब बात थी कि क्यूरेटर कियान ने इतने कम समय में इतना भव्य जुलूस आयोजित किया था। लिन जिन ने कुछ ज्यादा नहीं कहा और महल में घुस गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि महल में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है। हे कियान उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। हे कियान किसी राजा की तरह नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वह अपने वरिष्ठ का स्वागत करने वाले स्थानीय अधिकारी की तरह दिख रहा था। सच कहा जाए तो भले ही लिन जिन को ऐसी चीजों की परवाह न हो, लेकिन वह इस दृश्य के बारे में अच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये हे कियान वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति था। जब वह करीब आया तो हे कियान ने सिर झुकाया। मैंने लंबे समय से क्यूरेटर का महान नाम सुना है। हे कियान के लिए आज आपसे मिलना सम्मान की बात है। हाँ, वह सचमुच ऐसा कर सकता था। लिन जिन को पता था कि इस तरह के समारोह और शिष्टाचार कभी कभी निरर्थक होते हैं। कुछ लोगों को यह पसंद था, लेकिन उसे नहीं। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि हे कियान की आज की हरकतों ने उसे कुछ महसूस कराया। ईमानदारी। इस तरीके से हे कियान ने अपनी ईमानदारी को पूरी तरह से प्रदर्शित किया था। सिंहासन पर चढ़ने में सक्षम होने के लिए वह वास्तव में असाधारण था। इस तरह की पहली मुलाकात के लिए जहां दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित नहीं थे, इस तरह का जुलूस उसकी ईमानदारी को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका था।
लिन जिन को उसकी निश्चल ईमानदारी पसंद आई। उसने भी सलाम किया और वे दोनों साथ साथ चल पड़े। अधिकारी, मंत्री और राजपरिवार के सदस्य भी आज्ञाकारी भाव से उनके पीछे पीछे चल पड़े। क्यूरेटर, तभी कोई बाहर आया। लिन जिन ने मुड़कर देखा तो पता चला कि वह हे किंग था। लिन जिन मुस्कुराया और उसे अपने पास आने का इशारा किया। जब हे कियान ने ये देखा तो उसे राहत महसूस हुई। उसकी बेटी और क्यूरेटर एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और हे कियान को पहले से ही इस बारे में पता था। उसने चुपचाप ही किंग को बाहर आने की अनुमति दे दी थी ताकि वे क्यूरेटर के करीब पहुंच सके। उसके लिए कुछ भी कहना कठिन था, लेकिन हे किंग के लिए ऐसा करना बहुत आसान था। ओह ठीक है, यू एर आओ और ग्रैंड मास्टर को अपना सम्मान दो। हे कियान ने डरपोक हे यू को भी बुलाने का अवसर लिया। जेड ड्रैगन लेयर में वापस लिन जिन के मजाक ने ही कियान को ही यू को अपना शिष्य बनाने का अवसर दिया था। इस मामले में लिन जिन के लिए क्यूरेटर को ग्रैंड मास्टर के रूप में संबोधित करना उचित था। लिन जिन असहाय महसूस कर रहा था। हे कियान एक धूर्त बुरा लोमड़ी था। जब भी कोई कमी होती वह उसका फायदा उठाता। चूंकि लिन जिन यहाँ क्यूरेटर के रूप में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से हे कियान के पास एक अनुरोध था। वह 5वीं श्रेणी के जानवर से अधिक कुछ नहीं चाहता था। रैंक 5 पालतू जानवर प्रीमियम देश बनने के लिए एक कदम था। एक बार जेड ड्रैगन किंगडम थोड़े समय के लिए जेड ड्रैगन देवता पर निर्भर था, लेकिन जैसे ही जेड ड्रैगन देवता गैर जिम्मेदाराना तरीके से पीछे हटे, जेड ड्रैगन किंगडम की स्थिति गिर गई। सम्राट होने के नाते हे कियान स्वाभाविक रूप से अपने पूर्वजों के गौरव को बहाल करना चाहता था। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि लिन जिन के पास अपने पालतू जानवर को विकसित करने के लिए समय नहीं था। इसके अलावा हे कियान का जेड ड्रैगन विशेष रूप से प्रतिभाशाली नहीं था। हालांकि इसे विकसित करना असंभव नहीं था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। अगर ड्रैगन मदर न होती तो लिन जिन हे कियान को उसके पालतू जानवर को विकसित करने में मदद कर सकता था, लेकिन अब जब उसके पास ड्रैगन मदर थी तो यह अनावश्यक था। वे दोनों रैंक 5 जेड ड्रैगन थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए जब लिन जिन ने जानबूझकर हे कियान के अनुरोध को अनदेखा किया तो हे कियान ने उसे ज्यादा जोर देने की हिम्मत नहीं की। जब लिन जिन जाने वाला था तो हे कियान खुद को रोक नहीं सका और उसके पास जाकर विनती करने लगा। मैं पालतू जानवरों के विकास में शामिल नहीं होऊंगा, बस मेरे शिष्य की तलाश करो। लिन जिन ने खुद पर दोष मर दिया। कोई और ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन हे कियान पागल हो रहा था। वह फिर से भीख मांगना चाहता था, लेकिन डर रहा था कि क्यूरेटर नाराज हो जाएगा। बस इतना ही, मेरे शिष्य ने पहले ही व्यवस्था कर ली है। महाराज, आपको दूसरों की चिंता क्यों करनी है? इतना कहकर लिन जिन ने एक बादल को बुलाया और उस पर सवार हो गया। पलक झपकते ही वह बहुत दूर निकल गया। क्यूरेटर को जाते देख हे कियान को नुकसान का एहसास हुआ। उसे क्या पता था कि 1 घंटे में ही उसे आश्चर्य का सामना करना पड़ेगा, या शायद इसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ड्रैगन मदर पहले से ही महल की ओर जा रही थी। शाही राजधानी के बाहर कहीं लिन जिन बादल से उतरा। फिर उसने अपना मुखौटा उतार दिया। एक बार की बात है, वह सिर्फ क्यूरेटर के रूप में ही दिखाई देते थे, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में इस पहचान का इस्तेमाल करेंगे। खास तौर पर डालुओ मंदिर की घटना के बाद क्यूरेटर का नाम दूर दूर तक फैल गया था। कम से कम अभी के लिए तो यह अच्छी बात थी। लिन जिन ने बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन तभी लिन जिन को दूर से एक आभा का आभास हुआ। ऊपर देखा तो उसने देखा कि कोई चीज बहुत तेज गति से उसकी ओर आ रही है। ये सीनियर मो मूल्यांकक लिन। सीनियर मो के आने से पहले उसने उसकी आवाज सुनी। सीनियर मो 4 पंजे वाला जेड ड्रैगन था। हालांकि वह उड़ नहीं सकता था, लेकिन वह बहुत तेज दौड़ सकता था। अपनी धरती की विशेषता के कारण वह मजबूत दिखता था। जब वह करीब आया तो सीनियर मो घुटनों के बल बैठ गए और दंडवत प्रणाम किया। बूढ़े मो, आप ड्रैगन मदर के साथ क्यों नहीं है? लिन जिन ने पूछा। लिन जिन के निर्देशों के अनुसार ड्रैगन मदर को अब से जेड ड्रैगन साम्राज्य की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। सीनियर मो स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करेंगे। मूल्यांकक लिन, आपने मेरी मां को बचाया है और मेरे पास आपका ऋण चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपना शेष जीवन मूल्यांकक लिन की सेवा में बिताने को तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि मूल्यांकक लिन मुझ पर दया करेंगे और मेरी इच्छा पूरी करेंगे। सीनियर मो ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा और सीधे मुद्दे पर आ गए। स्पष्टतः ड्रैगन मदर ने उसे यह सिखाया था। सीनियर मो ने लिन जिन का शिष्य बनने के लिए नहीं कहा, बल्कि केवल इतना कहा कि वह उनकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए उनका अनुसरण करेंगे। इस तरह सीनियर मो के पास अभी भी लिन जिन के साथ रहने का मौका था, अन्यथा उनके पास कोई मौका नहीं था। हालांकि सीनियर मो की विनती के बावजूद लिन जिन का सहमत होने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वह अपना सिर हिलाकर सीनियर मो को खारिज करने वाला था, ड्रैगन ने कुछ और कहा जिसने लिन जिन का मन बदल दिया। सीनियर मो ने कहा, मैं केवल कृतज्ञता का ऋण चुकाना चाहता हूँ। मूल्यांकनकर्ता लिन मेराक जा रहे हैं और संयोग से मैं वहां 100 साल से भी पहले गया हूँ, इसलिए मुझे उस जगह की कुछ समझ है। अगर मूल्यांकनकर्ता लिन को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। इन शब्दों ने लिन जिन के दिल को छू लिया। वह पहले कभी मेराक देश नहीं गया था। बाज जानवर पर सवारी करना समय की बर्बादी हो सकती है। अगर उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता जो उसे रास्ता दिखाने के लिए मौजूद होता तो यह ज्यादा सुविधाजनक होता। सीनियर मो ने आग में घी डालना जारी रखा। मूल्यांकक लिन, एक बार जब हम मेराक पहुंच जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा और आपको परेशान नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मूल्यांकक लिन मेरी मां के कारण मेरी पुत्रवत इच्छा पूरी कर सकेंगे। अपनी मां की ओर से कृतज्ञता का ऋण चुकाना पितृभक्ति थी। लिन जिन ने इस सिद्धांत को समझा। इसके अलावा सीनियर मो ने पहले ही इसे इस तरह से रख दिया था। अगर लिन जिन अभी भी सहमत नहीं हुआ तो वह बहुत जिद्दी और अनुचित होगा। ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए परेशान करना पड़ेगा। लिन जिन सहमत हुए। सीनियर मो बहुत खुश थे। ये जल्दी से सीनियर मो के छोटे संस्करण में बदल गया ताकि यह ईगल जानवर पर बैठ सके। अन्यथा अगर यह अपने मूल रूप में वापस आ जाता तो यह ईगल जानवर से कई गुना बड़ा होता। सीनियर मो ने सोचा, जब तक मूल्यांकनकर्ता लिन सहमत है तब तक सब ठीक रहेगा। अपनी मां की सलाह के कारण सीनियर मो को पता था कि अगर उसने लिन जिन से शिष्य के रूप में इसे लेने की विनती की असाधना पद्धति के बारे में पूछा तो लिन जिन ने इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन अब अगर मूल्यांकनकर्ता लिन इसे आगे बढ़ने देने के लिए सहमत हो गया तो यह मेरे देश की अपनी यात्रा के दौरान मूल्यांकनकर्ता लिन से संकेत प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है।
भले ही ये केवल कुछ शब्द ही हों, ये अत्यधिक लाभकारी होगा। सबसे खराब स्थिति में भले ही यह सलाह के कुछ शब्द न हो, कम से कम सीनियर मो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। ये भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल नोवल ही। ये लिन जिन की पहली यात्रा नहीं थी। पिछली बार जब वह डालुओ मंदिर गया था तो जेड ड्रैगन किंगडम हजारों मील दूर था। चील के साथ भी उसे वहां पहुंचने में 2 से 3 दिन लग गए। इस बार वह स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र जा रहा था जो महाद्वीप केंद्र के केंद्र में स्थित था। यह डालुओ मंदिर से भी अधिक दूर था। चील के साथ भी इसमें कम से कम 3 से 5 दिन लगेंगे। लिन जिन को जल्दी नहीं थी। दिन रात यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह कॉन्टिनेंट सेंटर के अंदरूनी इलाकों में कभी नहीं गया था। अगर वह रास्ते में नजारे का आनंद नहीं लेता तो ये बेकार हो जाता। सीनियर मो के लिए ये सचमुच एक सौभाग्यपूर्ण मुलाकात थी। रास्ते में उसने लिन जिन से जानवरों के मूल्यांकन के बारे में पूछने का साहस जुटाया। हालांकि लिन जिन को पता था कि सीनियर मो क्या योजना बना रहे थे, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए उसने ड्रैगन को इसके बारे में बताया। उनके नीचे के पहाड़ उड़ रहे थे, जंगली हंस चांद और हवा के साथ साथ बेफिक्र और आनंदित होकर यात्रा कर रहे थे। चील कई घंटों तक उड़ती रही। जब लिन जिन ने देखा कि चील थक गई है तो उसने उसे आराम करने के लिए जमीन पर उतार दिया। वास्तव में वे पहले ही जेड ड्रैगन किंगडम के क्षेत्र को छोड़ चुके थे और अब एक पड़ोसी देश में थे। आसमान अभी भी अंधेरा था, लेकिन ये धुंधला हो रहा था। लिन जिन को दूर से एक बड़ा गांव दिखाई दे रहा था जिसकी चिमनियों से धुआं उठ रहा था। इस दुनिया में कोई जीपीएस नेविगेशन नहीं था। लिन जिन के पास हेवनली स्पाइरल नेशन तक पहुंचने के लिए केवल एक मोटा नक्शा था। अगर वह उड़ता रहा तो वह शायद खो जाएगा। इसलिए हर बार लिन जिन को नीचे आकर अपने वर्तमान स्थान के बारे में पूछना पड़ता था ताकि वह नक्शे से इसकी तुलना कर सके और अपनी दिशाएं प्राप्त कर सके। बेशक लिन जिन ने सीनियर मो से इसके बारे में पूछा था। हालांकि बूढ़ा ड्रैगन जो स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र में गया था वह आत्मविश्वास से आकाश से उनका स्थान नहीं बता सकता था। सीनियर मो ने बहुत देर तक हिचकिचाते हुए शर्मिंदगी से कहा, मूल्यांकन करता लिन, मैंने पिछली बार जमीन के रास्ते यात्रा की थी, इसलिए मुझे हवा में चक्कर आ गया था। लिन जिन ने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि सीनियर मो को साथ लाने से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि ये लिन जिन का काम करने का तरीका नहीं था। ड्रैगन मदर 2 कारणों से जेड ड्रैगन किंगडम की रक्षा करने के लिए लिन जिन के सुझाव को सुनने के लिए तैयार थी। एक, ये कृतज्ञता का ऋण चुकाने के लिए था। दूसरा, यह इसलिए था क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे को लिन जिन को सौंपना चाहती थी। लिन जिन समझ गया। इस बारे में बात करते हुए हालांकि सीनियर मो थोड़ा घमंडी और आवेगी था जो उसकी 200 साल की उम्र से मेल नहीं खाता था, लिन जिन देख सकता था कि ड्रैगन संतानोचित था। संतानोचित भक्ति का मतलब वफादारी था और लिन जिन के सावधान अवलोकन और जांच के साथ सीनियर मो अभी भी भरोसेमंद था। चूंकि मामला ऐसा ही था इसलिए उसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं थी। लिन जिन को राक्षसों को सिखाने का अनुभव था। इसके अलावा सीनियर मो को अभी तक राक्षस नहीं माना गया था। ये व्हाइट एप से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है, इसलिए यह अभी भी एक ड्रैगन था। यदि उसने साधना का सही मार्ग चुना तो वह कम से कम जेड ड्रैगन देवता और ड्रैगन मदर से आगे निकल जाएगा। लिन जिन यही सोच रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसका कोई असर नहीं होने दिया। सीनियर मो काफी घबराया हुआ था। उसे डर था कि लिन जिन उसे भगा देगा, इसलिए बूढ़ा ड्रैगन सावधानी से काम कर रहा था। अब लिन जिन गांव की ओर जाना चाहता था और इस जगह के बारे में पूछना चाहता था। अपने स्थान और दिशा को मापने के बाद वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता था। लिन जिन आगे खड़ा था जबकि ओल्ड मो पीछे चल रहा था। ओल्ड मो अब थोड़े बड़े कुत्ते के आकार का हो गया था। वह थोड़ा छोटा और प्यारा भी लग रहा था। सिर्फ उसकी शक्ल के आधार पर ओल्ड मो ड्रैगन से ज्यादा 4 पैरों वाले सांप जैसा लग रहा था। अब वह लिन जिन के पालतू जानवर की तरह पीछे पीछे चल रहा था। जब वे गांव पहुंचे तो आसमान पहले से ही चमक रहा था। सड़क पर पहले से ही लोग चल रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोग काम के लिए जल्दी उठ गए थे और उनके साथ मवेशी और शिकारी कुत्ते जैसे पालतू जानवर भी थे। गांव काफी शांतिपूर्ण लग रहा था। लिन जिन ने एक ग्रामीण को रोका और उससे इस जगह का नाम पूछा। नक्शे का हवाला देते हुए लिन जिन ने सिर हिलाया। हालांकि यह थोड़ा गलत था, लेकिन यह बहुत दूर नहीं था। उसे बस अपना स्थान ठीक करना था और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना था। लेकिन अचानक लिन जिन को खर्राटे की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि एक शराबखाने में एक आदमी मेज पर गहरी नींद में सो रहा था। मेज और फर्श पर शराब के खाली बर्तन बिखरे पड़े थे। एक शराबी, बूढ़े मो ने पीछे से बड़बड़ाया। लिन जिन की भौहें तन गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मेज पर फैला हुआ व्यक्ति परिचित लग रहा था और इसलिए लिन जिन वहां चले आए। शराबखाना अभी अभी खुला था, लेकिन मेज पर गहरी नींद में सो रहा आदमी अभी अभी नहीं आया था। दूसरे शब्दों में कहें तो वह पूरी रात यहाँ शराब पीता रहा था। वेटर से पूछने के बाद लिन जिन को पूरा यकीन हो गया। ये मास्टर कल दोपहर को आया था और तब तक नहीं गया जब तक कि उसने शराब पी नहीं ली। उस समय तक तो वो नशे में था। दुकानदार को डर था कि कुछ हो जाएगा, इसलिए उसने उसे भगाने की हिम्मत नहीं की। उसने बस उसे यही रहने को कहा। देखो, वो अभी तक नहीं उठा है। वेटर भी असहाय दिखाई दिया जब उसने ये बात बताई। सर, क्या आप उसे जानते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो कृपया मुझ पर एक एहसान करें और उसे भेज दें। लिन जिन मुस्कुराया। वास्तव में मैं उसे जानता हूँ। कृपया मेरे लिए एक प्याला गर्म चाय बनाओ। जैसे ही उसने यह बात कही, लिन जिन ने वेटर को कुछ चांदी दी। पैसा हमेशा काम करवाने का सबसे आसान तरीका रहा है। चांदी को देखते ही वेटर तुरंत चौंक गया। ठीक है, कृपया बैठ जाइए सर। कृपया थोड़ी देर रुकिए, गर्म चाय जल्दी ही परोसी जाएगी। इतना कहकर वेटर चला गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, लिन जिन ने ध्यान से देखा और टेबल पर लेटे हुए आदमी को पहचान लिया। वह उसे जानता था और वे एक दूसरे से बहुत परिचित थे। उस आदमी को थपथपाते हुए लिन जिन ने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर गू, मास्टर गू। जंगल में सो रहा शराबी कोई और नहीं बल्कि जेड ड्रैगन किंगडम का मशहूर सुलेख मास्टर गू मिंगाजोग था। हालांकि गू मिंगाजोग अब पहले जैसा बेफिक्र नहीं रह गया था। वह अब बहुत मुश्किल में था। लिन जिन और मास्टर गू की मुलाकात को कई महीने हो चुके थे। उसे आश्चर्य हुआ कि इस दौरान गू मिंगाजोग की ऐसी हालत क्यों हो गई। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह अपनी तलवार लेकर दुनिया भर में यात्रा करेगा और सभी अन्याय का निपटारा करेगा? साहित्यकारों की भावनाएं और इच्छाएं शुरू से ही अवास्तविक थी। इस दुनिया में चीजें इतनी सरल नहीं थी।
हर जगह छिपी हुई प्रतिभाएं थी और सही और गलत में फर्क करना मुश्किल था। इसलिए गु मिंगजोग के शूरवीर स्वभाव को जल्द या बाद में जागना ही था। हालांकि लिन जिन को उम्मीद नहीं थी कि मास्टर गु इतनी जल्दी मुसीबत में पड़ जाएगा। सौभाग्य से वह खुद ही उससे टकरा गया, अन्यथा कौन जानता था कि क्या होता। चूंकि मास्टर गु अभी भी नशे में थे, इसलिए लिन जिन ने उन्हें सोने दिया। थोड़ी देर बाद वेटर गर्म चाय लेकर लौटा। लिन जिन ने एक कप उठाया और उसे मास्टर गु को दिया। शायद नमी को महसूस करते हुए मास्टर गु ने अपने होठों को चटकाया और फिर कप को उठाकर एक ही घूंट में पी लिया। क्या तुम्हारे पास मेरी प्यास बुझाने के लिए और कुछ है? गु मिंगजोग ने आंखें बंद करके कर्कश आवाज में पूछा। लिन जिन को पता था कि शराब पीने वाले लोग जागने के बाद प्यास महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने वेटर से पहले से ही गर्म चाय का एक बड़ा बर्तन तैयार करने को कहा। हाँ, मेरे पास उतना ही है जितना मैं कर सकता हूँ। लिन जिन ने गु मिंगजोग के लिए एक और कप भरा। इस बार गु मिंगजोग ने भी उसे गटक लिया। लिन जिन के दूसरा कप भरने का इंतजार किए बिना गु मिंगजोग ने बर्तन उठाया और पीना शुरू कर दिया। गल्प गल्प, ये बहुत अच्छा लगता है। गु मिंगजोग ने चाय का पूरा बर्तन पीने के बाद आंखें खोलने से पहले कहा। धन्यवाद, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अपनी आंखें खोलने के बाद गु मिंगजोग लिन जिन को देखकर दंग रह गया। वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका। भाई भाई लिन, गु मिंगजोग ने अनायास ही चिल्लाकर कहा। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था। यह जेड ड्रैगन किंगडम नहीं था। ये कम से कम 1000 मील दूर था और उसे यहाँ एक पुराने दोस्त से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मास्टर गु, मैं बस वहां से गुजर रहा था और संयोग से आपसे टकरा गया। क्या कुछ हुआ है? लिन जिन ने पूछा। गु मिंगजोग दूसरों से अलग था। उस समय गु मिंगजोग उन कुछ लोगों में से एक था जो उसका समर्थन करता था। लिन जिन एक ऐसा व्यक्ति था जो दयालुता को याद रखता था। गु मिंगजोग और मास्टर शेफ लियाओ उसके दिल में अलग अलग स्थान रखते थे। इसलिए जब गु मिंगजोग मुसीबत में होता तो लिन जिन उसकी मदद करता, भले ही इसका मतलब उसके काम में देरी करना हो। गु मिंगजोग को कुछ याद आया और उसने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, हमारी आखिरी मुलाकात हुए काफी समय हो गया है। चलो कुछ पीते हैं। वेटर, थोड़ी वाइन लाओ। ये सुनकर वेटर का चेहरा पीला पड़ गया। शराब लाओ। तुमने कल सब पी लिया था और अगर तुम फिर से नशे में हो गए तो तुम यहाँ कैसे रह सकते हो और जाने से इनकार कर सकते हो? इसलिए वेटर नहीं हिला। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि उसने लिन जिन को उसके सामने सिर हिलाते हुए देखा था। बेशक उसने लिन जिन की बात सुनना चुना। मास्टर गु, चाय पीना भी वैसा ही है। आप सही कह रहे हैं, हमारी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो गया है। अब जब हम विदेशी धरती पर एक पुराने दोस्त से मिले हैं तो हमें अच्छी बातचीत करनी चाहिए। लिन जिन ने वेटर से चाय का एक और बर्तन मंगवाया। गु मिंगजोग ने सिर हिलाया। उसने लिन जिन की हाल की स्थिति के बारे में पूछा। गु मिंगजोग को स्पष्ट रूप से जेड ड्रैगन किंगडम में हाल की घटनाओं के बारे में पता नहीं था। इसका मतलब था कि वह पिछले कुछ समय से उलझन भरी जिंदगी जी रहा था। लिन जिन के जाने का और भी कारण था। उसे यह पता लगाना था कि क्या हो रहा था। कुछ और पूछताछ के बाद गु मिंगजोग ने अंततः आह भरी। मैं पहले तुम्हें इसके बारे में नहीं बताने वाला था क्योंकि मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता था, लेकिन जब से तुमने जोर दिया है मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूँ। गु मिंगजोग ने चाय की चुस्की ली। इस बार वह एक कप का उपयोग कर रहा था। चाय का प्याला पीने के बाद गु मिंगजोग का नशा काफी हद तक कम हो गया था। गु मिंगजोग के ऐसा कहने पर लिन जिन को समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। जैसा कि कहावत है, एक औरत के साथ समय बिताने से व्यक्ति थका हुआ हो जाता है। केवल एक औरत ही मास्टर गु जैसे व्यक्ति को इस तरह से अपना संयम खोने पर मजबूर कर सकती है। सच बताऊं तो जब मैं छोटा था तो कुछ सालों तक हेवनली स्पाइरल नेशन में रहा था। उस समय हेवनली स्पाइरल में एक विश्व प्रसिद्ध कला अकादमी थी और मैं उसका एक छात्र था। उस समय गु मिंगजोग 16 या 17 साल का था, जो एक युवा उम्र थी। ललित कला अकादमी में एक महिला शिक्षिका थी जो पेंटिंग में अच्छी थी। वह गरिमा में और सुरुचिपूर्ण थी, जो देखने में बहुत सुंदर थी। गु मिंगजोग ने उससे पेंटिंग सीखी और लंबे समय के बाद वह स्वाभाविक रूप से उससे प्यार करने लगा। इस तरह की बातें बहुत सामान्य थी। वह एक जोशीला युवक था और वह अपना सारा समय महिला शिक्षिका के साथ बिताता था। वह पेंटिंग में भी अच्छी थी और अच्छी दिखती थी। उसके लिए कोई भी अनुचित विचार न रखना असंभव था। गु मिंगजोग के अनुसार उनकी उम्र में अधिकांश प्रशंसक उनकी महिला शिक्षक थी और वह उनमें से एक थे। बाद में जब गु मिंगजोग के ड्राइंग कौशल में सुधार हुआ तो महिला शिक्षक ने उसे स्वयं पढ़ाना शुरू कर दिया और उन दोनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हुई। एक बार जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने जेड ड्रैगन किंगडम लौटने की योजना बनाई। उस समय मैंने सावधानी बरतते हुए अपनी भावनाओं को अपनी शिक्षिका के सामने प्रकट किया, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। उसने कहा कि मैं अभी भी युवा हूं और एक पुरुष और एक महिला के बीच के रिश्ते को नहीं समझता। उसे नहीं पता था कि उसके लिए मेरी भावनाएं सच्ची थी। ये देखते हुए कि मैं कितना गंभीर था, उसने मुझे अगले 10 साल तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। एक बार जब मैं अपने लिए एक नाम बना लूंगा और अपनी तलवार के साथ दुनिया भर में घूम सकूंगा तो मैं उसे फिर से ढूंढ सकता हूँ। गु मिंगजोग एक ही समय में मुस्कुराता और रोता हुआ लग रहा था। हालांकि वह होश में था, फिर भी वह नशे में था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपनी बात कह सकता था, अन्यथा जब वह होश में होता तो वह ऐसा कुछ नहीं कह पाता। लेकिन 10 साल बाद मेरे ड्राइंग कौशल में सुधार हुआ तो मैं उसे खोजने चला गया। उसने कहा कि मुझमें शिष्टता की कमी है और मुझे 10 साल और इंतजार करने के लिए कहा। मैं गुस्से में वापस आ गया। मैंने न केवल अपने ड्राइंग कौशल को निखारा बल्कि अपनी तलवारबाजी का भी अभ्यास किया। गु मिंगजोग दृढ़ निश्चयी दिख रहा था। हालांकि लिन जिन को पता था कि महिला शिक्षक उसे गोलमोल तरीके से खारिज कर रही थी। उसके 10 साल बाद वह चाहती थी कि गु मिंगजोग पीछे हट जाए, लेकिन कौन जानता था कि गु मिंगजोग इतना जिद्दी होगा। अब जब 20 साल पूरे हो गए हैं और मेरे पास स्याही राक्षस है तो मैं अपनी इच्छा से तलवार में बदल सकता हूँ। मैं अपनी तलवार के साथ दुनिया की यात्रा कर सकता हूँ, लेकिन यह अनुचित है। मैं उसे फिर से ढूंढना चाहता था, लेकिन इस बार उसने मुझे देखा भी नहीं। उसने बस इतना कहा कि वह मुझे रोक रही थी और हमारा साथ रहना तय नहीं था। गु मिंगजोग अचंभित था। दर्शक चीजों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। लिन जिन को महिला शिक्षिका का मतलब समझ में आ गया। वह चाहती थी कि गु मिंगजोग 20 साल तक अकेले रहने के लिए तैयार रहे, लेकिन उसे लगा कि गु मिंगजोग ने अपनी बात पर अड़ा रहा। इसीलिए महिला शिक्षिका ने कहा कि वह गु मिंगजोग को रोक रही थी।
कुछ देर सोचने के बाद लिन जिन ने कहा, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। भाई लिन, आप और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप जो चाहे कह सकते हैं, गु मिंगजोग ने कहा। लिन जिन ने सिर हिलाया। 20 साल कोई छोटी अवधि नहीं है। सबसे सुंदर व्यक्ति भी अंततः बूढ़ा हो जाता है। इसके अलावा आपकी शिक्षिका के रूप में मैं आपसे केवल कुछ साल बड़ी हूं, इसलिए उनका आपसे मिलने से इनकार करना सामान्य बात है। लिन जिन ने खुद को स्पष्ट कर दिया। महिला शिक्षक शुरू से ही गु मिंगजोग से उम्र में बड़ी थी और 20 साल बाद वह अब तक बूढ़ी हो गई होगी। गु मिंगजोग से न मिलना उसके अपने भले के लिए था। हालांकि लिन जिन को उम्मीद नहीं थी कि गु मिंगजोग के मन में उसके लिए इतनी गहरी भावनाएं होंगी कि वह इस झटके से उबर भी नहीं पाएगा। इस बारे में बात करते हुए ये निश्चित रूप से गु मिंगजोग के रहस्य थे। वह इसे लंबे समय से दबाए हुए था और उसे कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जिस पर वह भरोसा कर सके। लिन जिन ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसे बता सकता था। किसने सोचा होगा कि मास्टर गु, जो जेड ड्रैगन किंगडम में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे, को ऐसी परेशानियां होंगी। बेशक एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसे लिन जिन ने छोड़ दिया। उसने उसे बार बार अस्वीकार कर दिया था। यह स्पष्ट था कि उसे आप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मास्टर गु, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? लिन जिन के देहांतरण से पहले की दुनिया में एक मुहावरा था जो वर्तमान मास्टर गु के लिए बहुत उपयुक्त था। इसे फिर से क्या कहा जाता था? बेशक लिन जिन ये बात जोर से नहीं कह सकता था। अभी मास्टर गु अपनी कुंठाएं उगल रहे थे। मास्टर गु ने कहा, मुझे उसकी उम्र बढ़ने से कोई परेशानी नहीं है। मेरी नजर में वह अब भी वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी। वह कभी नहीं बदलेगी। लिन जिन ने अपना सिर हिलाया। मास्टर गु ने यह देखा और मान लिया कि लिन जिन उनकी बातों से सहमत नहीं है। भाई लिन, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर मास्टर गु ने अपने पास रखे बैग से एक पेंटिंग निकाली। यह एक लकड़ी के बक्से में रखी हुई थी और लिन जिन को पता चल गया था कि मास्टर गु इसे बहुत प्यार करते थे और वे इसे अपने साथ लेकर घूमते थे। पेंटिंग खुली और कागज पर एक महिला स्पष्ट रूप से उभरी। लिन जिन ने कई तरह की बेहतरीन पेंटिंग देखी थी, लेकिन इस पेंटिंग ने उन्हें चौंका दिया। कलाकार की कलात्मकता बेजोड़ थी। महिला के हाव भाव इतने जीवंत थे मानो वह जीवित हो। महिला ने एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी और नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठी हुई अपने लंबे बालों को संवार रही थी। उसे देखते ही कोई भी पेंटिंग की ओर आकर्षित हो सकता था। जहां तक उसके रूप रंग की बात है तो यह महिला बेहद खूबसूरत कही जा सकती है। वह अब शांत रस से भी बेहतर दिख रही थी। बेशक असली इंसान ऐसा नहीं दिख सकता। हो सकता है कि मास्टर गु ने पेंटिंग बनाते समय जानबूझकर महिला की खामियों को नजरअंदाज कर दिया हो। सुंदरता देखने वाले की आंखों में थी। गु मिंगजोग ने कहा, मुझे उसके रूप रंग की परवाह नहीं है। वह मेरी शिक्षिका है और उसकी चित्रकारी का कौशल बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि मेरा वर्तमान कौशल भी उसके मुकाबले कुछ नहीं है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी कुंठाओं को बाहर निकाल दिया था। मास्टर गु पहले से बेहतर मूड में लग रहे थे। वह जानता था कि अगर वह लिन जिन को इसके बारे में बताता भी है तो भी यह बेकार है। लेकिन कम से कम एक व्यक्ति तो अब उसकी भावनाओं को समझेगा। इसके बाद बातचीत लिन जिन के यहाँ आने के उद्देश्य पर आ गई। भाई लिन, आप भी स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र जा रहे हैं। गु मिंगजोग दंग रह गया। लिन जिन ने सिर हिलाया और गु मिंगजोग को जेड ड्रैगन किंगडम में अपनी हाल की घटनाओं के बारे में बताया। तभी गु मिंगजोग अपनी हैरानी से बाहर आया। तो अब आप रैंक 3 जानवर मूल्यांकन करता है, भाई लिन। इसके अलावा मूल्यांकन करता टैंक शुन ही वह व्यक्ति था जिसने आपको स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र के लिए अनुशंसित किया था। इसका मतलब है कि मूल्यांकन करता टैंक शुन और अन्य लोगों का मानना है कि आप रैंक 4 जानवर मूल्यांकन करता बनने के योग्य हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। गु मिंगजोग बहुत खुश था। इस समय उसे सचमुच अपने आप को खुश करने के लिए किसी खुशी की जरूरत थी। लिन जिन को भी पता चल गया कि गु मिंगजोग उसके लिए वाकई खुश था। उसके चेहरे पर कोई दिखावा नहीं था। भाई लिन, ये तुम्हारा पहली बार हेवनली स्पाइरल जाने का मौका है और तुम इस जगह से अपरिचित हो। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, गु मिंगजोग ने उत्साह से कहा। लिन जिन ने कुछ सोचने के बाद सिर हिलाया। चाहे जो भी हो, गु मिंगजोग एल्डरमो से अधिक विश्वसनीय था। तभी गु मिंगजोग ने देखा कि एल्डरमो लिन जिन के पीछे पीछे आ रहे हैं। यह एक जेड ड्रैगन है। गु मिंगजोग की आंखें चमक उठी। वह एक जानकार व्यक्ति था और जेड ड्रैगन देश से होने के कारण वह जेड ड्रैगन देश के मूल निवासी ड्रैगन के बारे में 1-2 बातें जानता था। मास्टर गु, आपकी नजर बहुत अच्छी है। एल्डरमो, मास्टर गु को नमस्कार, लिन जिन ने मुड़कर कहा। एल्डरमो तुरंत आगे बढ़े और गु मिंगजोग को नमस्कार करने से पहले झुके। नमस्कार मास्टर गु। गु मिंगजोग का माथा पसीने से तर था। एक जेड ड्रैगन जो बोल सकता था, यह दुर्लभ था। बेशक गु मिंगजोग अपनी तलवार के साथ दुनिया भर में यात्रा कर रहा था और उसने कई ऐसी चीजें देखी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उदाहरण के लिए राक्षस। जो राक्षस बोल सकते थे वे थे जिन्होंने अपनी कंठस्थ हड्डियों को मानव भाषा बोलने के लिए विकसित किया था। स्पष्टतः यह जेड ड्रैगन उनमें से एक था। करीब से देखने पर इस जेड ड्रैगन की आभा असाधारण थी। यह संभवतः रैंक 4 का था। दूसरे शब्दों में, लिन जिन के पास रैंक 4 का जेड ड्रैगन होना काफी डरावना था। भाई लिन, आप तियानजुआन साम्राज्य के उन बिगड़ेल बच्चों में से एक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, गु मिंगजोग ने इस समय कहा। लिन जिन दंग रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। क्या स्काई स्पाइरल नेशन के सभी सुखवादी बेटे बाहर जाते समय रैंक 4 के पालतू जानवरों को साथ लाते हैं? लिन जिन को इस पर यकीन करना मुश्किल लगा। आखिरकार रैंक 4 के जानवर एक मध्यवर्ती देश के मुख्य आधार थे। हालांकि गु मिंगजोग ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। मुझ पर शक मत करो। एक उच्च श्रेणी के देश जैसी जगह में पानी गहरा है और तुम्हें सावधान रहना होगा। थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं फ्रेश हो जाऊंगा और फिर हम साथ चलेंगे। लिन जिन ने सिर हिलाया। लिन जिन सोच रहे थे, चाहे वे निकम्मे लोग कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, वे फैंग फैंग से तुलना नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद गु मिंगजोग फ्रेश होकर बाहर आया, लेकिन वह बिल्कुल नया लग रहा था। हालांकि अभी भी उसकी दाढ़ी थी, लेकिन उसमें परिपक्वता और उतार चढ़ाव का भाव था। गु मिंगजोग की कमर पर एक लौकी लटकी हुई थी। हालांकि ये शराब से नहीं, बल्कि उसके स्याही के जानवर से भरी हुई थी। स्याही राक्षस जेड ड्रैगन से भी दुर्लभ थे। वे दोनों रैंक 3 पर पैदा हुए थे, लेकिन वे भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। लिन जिन ने करीब से देखा और पाया कि गु मिंगजोग के स्याही राक्षस में विकास के संकेत दिख रहे थे।
आखिरकार पिछले रक्त समझौते को कई महीने बीत चुके थे। गु मिंगजोग इस स्याही राक्षस को अपने साथ लेकर आया था क्योंकि वह दूर दूर तक यात्रा करता था और कई लड़ाइयों का सामना करता था। स्याही राक्षस अपने खून से ताकत हासिल कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वह जितने ज्यादा लोगों और जानवरों को मारता, उसे उतना ही ज्यादा फायदा होता। मास्टर गु, आपका ये स्याही ड्रैगन बुरा नहीं है। जैसे ही तांगान बोल रहा था, वह सीनियर मो की ओर मुड़ा और बोला, बुढ़िमो, मुझे थोड़ा ड्रैगन का खून उधार दो। सीनियर मो को समझ नहीं आया, लेकिन चूंकि लिनजिन ने पूछा था, थोड़ा ड्रैगन खून भूल जाओ, एक बेसिन भी ठीक रहेगा। एक चीनी मिट्टी का कटोरा निकालकर सीनियर मो ने अपने पंजों से अपनी कलाई खरोची और एक कटोरा खून बहाया। बस काफी है। लिनजिन ने ओल्ड मो को रोक दिया। वास्तव में उसे केवल ड्रैगन के खून की कुछ बूंदें चाहिए थी। कौन जानता था कि ओल्ड मो इतना ईमानदार होगा। बेशक थोड़ा और ड्रैगन खून भी अच्छा था। लिनजिन ने लौकी से स्याही ड्रैगन को ड्रैगन रथ के कटोरे में डाला। एक पल में स्याही ड्रैगन ने खुशी से खून चूस लिया। इस स्याही ड्रैगन के लिए रैंक 4 स्याही ड्रैगन रक्त एक दुर्लभ टॉनिक था। उसी समय लिनजिन ने एक गोली निकाली, उसे अपनी उंगलियों के बीच कुचल दिया और कटोरे में छिड़क दिया। कुचली हुई गोली की खुशबू ताजा थी। गु मिंगजोग ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वह बता सकता था कि लिनजिन उसके स्याही ड्रैगन को विकसित करने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। यह स्याही ड्रैगन रैंक 3 के रूप में पैदा हुआ था। यदि यह विकसित होता तो ये रैंक 4 होता। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम जानवर मूल्यांकन करता थे जो रैंक 3 जानवर मूल्यांकन करता को रैंक 4 तक विकसित होने में मदद कर सकते थे। उन्हें कम से कम रैंक 3 जानवर मूल्यांकन करता होना चाहिए था। यहां तक कि रैंक 3 बीस्ट प्रेजर भी इसे पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसमें कठोर परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि तैयारी में लंबा समय लगना। दूसरी ओर लिनजिन के पास इतनी सारी चीजें तैयार नहीं थी। उसने बस काम उठाया और उसे जल्दी और कुशलता से पूरा किया। सिर्फ इसी आधार पर मूल्यांकनकर्ता टेंजुन ने लिनजिन को रैंक 4 पर आगे बढ़ाने के लिए स्पाइरल नेशन के बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन को सिफारिश करके सही फैसला लिया था। ये गु मिंगजोग का पहला मौका था जब उसने रैंक 3 के जानवर को रैंक 4 में विकसित होते देखा। वह उत्साहित था, लेकिन उसने आवाज करने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि वह लिनजिन को परेशान कर दे। लेकिन अगले ही पल लिनजिन ने आगे बढ़कर कटोरे से स्याही वाले ड्रैगन को पकड़ लिया, उसे वापस लौकी में भर दिया और उसे सौंप दिया। गु मिंगजोग दंग रह गया। उसने इसे नहीं लिया। लिनजिन ने कहा, मास्टर गु। गु मिंगजोग अपनी हैरानी से बाहर आया और जल्दी से लौकी लेने के लिए आगे बढ़ा। वह अभी भी अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा था, सोच रहा था कि वह चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। रैंक 3 का विकास इतना सरल कैसे हो सकता है? वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। लिनजिन स्याही ड्रैगन को विकसित करने में मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही गु मिंगजोग ने लौकी ली, उसे अपने खून के रिश्ते से एक जुड़ाव महसूस हुआ। हवा से ऊर्जा का एक उछाल आया, जिसने गु मिंगजोग को उत्साहित कर दिया। ये है, गु मिंगजोग कोई मूर्ख नहीं था। यह स्पष्ट रूप से एक पालतू जानवर के विकास के बाद होने वाला सुधार था। उसने तुरंत एक तलवार मंत्र का जाप किया और लौकी के अंदर का स्याही वाला ड्रैगन बाहर निकल आया और उसके हाथ में एक तलवार बन गई। इस तलवार पर खून का निशान था। स्याही ड्रैगन के रक्त अनुबंध के मालिक के रूप में गु मिंगजोग ये कैसे नहीं देख सकता था कि स्याही ड्रैगन रैंक 4 तक विकसित हो गया था। हवा की तलवार से सभी चिंताओं को दूर भगाओ। गु मिंगजोग ने तलवार को हाथ में उछाला। एक पल में तलवार वापस लौट आए और लगभग 100 फीट दूर एक झंडे का खंभा चुपचाप 2 टुकड़ों में कट गया। गु मिंगजोग रोमांचित था। स्याही ड्रैगन की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। यहाँ तक कि उसकी खुद की बनाई तलवार की शक्ति भी बढ़ गई थी। वह पहले से कम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। गु मिंगजोग उत्साहित कैसे न हो सकता था। अपनी उत्तेजना के बाद वह लिनजिन के कौशल से और भी अधिक हैरान था। आप आसानी से रैंक 3 जानवर को रैंक 4 में विकसित कर सकते हैं। भाई लिन, आपके कौशल पहले से ही रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के स्तर पर है, गु मिंगजोग ने आत्मविश्वास से कहा। मास्टर गु, क्या आप पहले भी रैंक 4 के किसी जानवर मूल्यांकनकर्ता से मिल चुके हैं? लिनजिन उत्सुक था। अगर वह आदमी मिला था तो वह उसे इसके बारे में बता सकता था। गु मिंगजोग मुस्कुराया। चलो रास्ते में इस बारे में बात करते हैं। पेय पदार्थों का भुगतान करने के बाद गु मिंगजोग और लिनजिन एक साथ गांव से बाहर निकल गए। जब वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे तो लिनजिन ने अपने बाज को बुलाया और गु मिंगजोग ने एक बांसुरी निकाली और उसमें फूंक मारी। जल्द ही एक बड़ी सफेद क्रेन नीचे उतरी। लिनजिन को आश्चर्य हुआ। जेड ड्रैगन किंगडम में चील दुर्लभ थे और ज्यादातर लोगों के पास एक भी नहीं होता। किसने सोचा होगा कि गु मिंगजोग को इस यात्रा पर ऐसा पक्षी मिलेगा? हालांकि लिनजिन को लगा कि चील मजबूत थी। सफेद सारस चील से एक साइज छोटा था और बहुत दुबला था। यह सफेद सारस तियान जुबान राष्ट्र में मेरे एक पुराने दोस्त का उपहार है। ये काफी दुर्लभ है, लेकिन ये तेज नहीं उड़ सकता। भाई लिन, मुझे बाद में आपसे मुझे समायोजित करने के लिए कहना होगा, गु मिंगजोग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिनजिन ने सिर हिलाया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। गु मिंगजोग आगे चल रहा था। बेशक गु मिंगजोग की छवि काफी दिव्य थी। अपनी कमर से लटकती लौकी की तलवार और पीठ पर एक सफेद सारस के साथ वह बुराई का नाश करने के लिए अपनी तलवार चलाता था। गु मिंगजोग स्पष्ट रूप से एक ऐसे व्यक्ति थे जो उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक परिपक्व और करिश्माई होते गए। तुलनात्मक रूप से कहें तो लिनजिन अब उनके शिष्य की तरह लग रहे थे, क्योंकि वह उनका अनुसरण कर रहे थे। चील और जानवर एक साथ उड़े। पक्षी की पीठ पर वे दोनों खुशी से बातें कर रहे थे। सीनियर मो एक तरफ लेट गए और आज्ञाकारी ढंग से सुनते रहे, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। कम से कम सीनियर मो तो यही सोच रहे थे। पहले उसे केवल लिनजिन का अनुसरण करने की अनुमति थी, बस उसे रास्ता दिखाने के नाम पर। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं था और लिनजिन उसे कभी भी वापस भेज सकता था। यह अच्छी बात नहीं थी। अभी के लिए सीनियर मो को इसकी मौजूदगी को यथासंभव कम करना था। यह सबसे अच्छा होगा कि मूल्यांकनकर्ता लिन अस्थायी रूप से इसके अस्तित्व और इसके अस्तित्व के बारे में भूल जाए। एक बार जब वे स्काई स्पाइरल नेशन पहुंच गए तो जो हुआ सो हुआ। मूल्यांकनकर्ता लिन शायद इसे वापस नहीं भेजेंगे, है ना? अगर ऐसा होता भी तो सीनियर मो बस इतना कह सकते थे कि उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं पता। वैसे भी ये जब तक हो सकेगा यही रहेगा। बेशक सीनियर मो को अच्छी तरह से पता था कि मूल्यांकनकर्ता लिन ने चुपचाप उसे अपने पीछे आने की अनुमति दी होगी।
अगर ऐसा था तो मूल्यांकनकर्ता लिन की अपने पुराने दोस्त के साथ बातचीत में खलल न डालने का ये और भी बड़ा कारण था। गु मिंगजोव के नेतृत्व में लिन जिन के लिए चीजें बहुत आसान हो गई। एक दिन से भी कम समय में वे सर्पिल राष्ट्र के क्षेत्र में पहुंच गए। हेवनली स्पाइरल नेशन में 103 काउंटी हैं। उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है और वे हमारे जेड ड्रैगन किंगडम से बहुत बड़े हैं। अगर हम हेवनली स्पाइरल के क्षेत्र में प्रवेश भी कर लें तो हमें उनकी राजधानी तक पहुंचने में कम से कम 1 दिन लगेगा। इसके अलावा हम हेवनली स्पाइरल के क्षेत्र में अपनी मर्जी से उड़ भी नहीं सकते। मानो गु मिंगजोव के शब्दों का जवाब देते हुए कुछ चील जानवर दूर से उड़कर आए। वे इतने तेज थे कि पलक झपकते ही लिन जिन और गु मिंगजोव के पास पहुंच गए। मेरा का क्षेत्र, बिना किसी अधिकारी के आदेश के आपको यहां से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। जल्दी से उतरें, एक बाज जानवर पर सवार बख्तरबंद सैनिक चिल्लाया। लेकिन गु मिंगजोव के व्यवहार को देखकर उसका स्वर विशेष रूप से कठोर नहीं था। यह स्पष्ट था कि गु मिंगजोव यहां कई बार आ चुका था। इस समय उसने हंसते हुए अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, चिंता मत करो जनरलों, हम दोनों अब नीचे जाएंगे, हम आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा कहकर वह लिन जिन की ओर देखने लगा। लिन जिन ने सिर हिलाया। चूंकि वे दूसरे के क्षेत्र में थे इसलिए उन्हें उनके नियमों का पालन करना पड़ा। सिपाही की नजर लिन जिन और गु मिंगजोव पर पड़ी। यहां तक कि सीनियर मो को भी सिपाही ने एक पल के लिए ध्यान से देखा। उन्हें जमीन पर गिरते और चलते हुए देखकर सिपाही जल्दी से वहां से चला गया। ये स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र का आकाश गश्ती दल है। इनमें से कम कुछ हजार हैं और उनमें से हर एक के पास एक चील जानवर है। वे एक बहुत बड़ी ताकत है, गु मिंगजोव ने कहा। लिन जिन चौंक गया, जैसा कि एक प्रीमियम देश से उम्मीद की जाती है। हालांकि जेड ड्रैगन किंगडम में चील थे, लेकिन केवल रईसों के पास ही उनका स्वामित्व था। दूसरों के लिए एक पर अपना हाथ रखना लगभग असंभव था। लेकिन हेवनली स्पाइरल नेशन में वे हजारों ईगल जानवरों के साथ एक आकाश गश्ती दल को सुसज्जित कर सकते थे। ये देशों के बीच का अंतर था। जैसा कि एक देश से अपेक्षा की जाती है, विशेष रूप से हेवनली स्पाइरल जैसे देश से, सेंट्रल कॉन्टिनेंट का नंबर 1 वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। लिन जिन ने कहा। चूंकि वे चील पर सवार नहीं हो सकते थे इसलिए वे केवल पैदल ही यात्रा कर सकते थे। तभी सीनियर मो ने हिम्मत जुटाई और कहा, मूल्यांकनकर्ता लिन मास्टर गु, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरी पीठ पर सवार हो सकते हैं। मैं किसी और चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन दौड़ने में मैं निश्चित रूप से तेज हूँ। घोड़े और चीते मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वह स्वयं की अनुशंसा कर रहा था। लिन जिन ने सिर हिलाया। सीनियर मो बहुत खुश हुए। यह उसके लिए बहुत अच्छी खबर थी। इसका मतलब था कि मूल्यांकनकर्ता लिन उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। इसके साथ साधना, रूपांतरण और उसके जीवन को लंबा करने के रहस्य अब कोई समस्या नहीं रह जाएंगे। सीनियर मो तुरंत ही 2 लोगों के आकार के हो गए और फिर रुक गए। यह उनका असली रूप भी नहीं था। अगर यह उनका असली रूप होता तो 2 लोगों को तो छोड़िए, वे 10 से ज्यादा लोगों को भी अपने आकार में समा सकते थे। सीनियर मो शेखी नहीं बघार रहे थे। वह वाकई तेज थे। गु मिंगजोव के आसपास होने की वजह से उन्हें रास्ते की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वो स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र की स्थिति को समझने के लिए गु मिंगजोव से बातचीत करते थे। कभी कभी वह आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते थे और कभी कभी वह कुछ साधना सिद्धांत सुनाते थे। बेशक ये सब सीनियर मो के लिए थे। आखिरकार 200 साल तक जीने के बाद सीनियर मो काफी बुद्धिमान थे। जिस क्षण से लिन जिन ने पढ़ना शुरू किया, सीनियर मो ने सब कुछ ध्यान से याद कर लिया। अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था तो वे लिन जिन के पढ़ने के खत्म होने का इंतजार करते और फिर सावधानी से पूछते। लिन जिन उन्हें जवाब देते। सीनियर मो ये सुनकर बहुत खुश हुए। अंततः उन्होंने एक ठोस कदम आगे बढ़ाया। लिन जिन को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। सीनियर मो भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने सीनियर मो की वफादारी का परीक्षण किया था, इसलिए उनके लिए सीनियर मो को कुछ सही कौशल सिखाना स्वाभाविक था। दूसरी ओर गु मिंगजोव शुरू से अंत तक हैरान था। फिर उसने लिन जिन से पूछने का अवसर पाया, भाई लिन, क्या आप राक्षस साधना के बारे में बात कर रहे हैं? लिन जिन ने इनकार नहीं किया। रूपांतरण सही अनुमान लगाते हुए गु मिंगजोव ने अपनी आवाज कम की और कहा, भाई लिन, मैंने अपनी यात्राओं से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। आपको पता होना चाहिए कि साधना, विशेष रूप से राक्षस साधना, ऐसी चीज नहीं है जो बाहरी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वे सभी रहस्य हैं जो बाहरी लोगों को नहीं बताए जाते हैं। आपको इसके बारे में सावधान रहना होगा। अगर कोई गुप्त इरादे वाला व्यक्ति इसके बारे में सुन लेता है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यह उन राक्षसों के लिए भी समान है जो साधना करना नहीं जानते हैं। इन राक्षसों के पास कोई नियम नहीं है। आखिरकार वे अभी भी जानवर हैं। यह एक दयालु अनुस्मारक था, इसलिए लिन जिन ने स्वाभाविक रूप से उन्हें धन्यवाद दिया। गु मिंगजोव सही था। कई राक्षसी जानवर शिष्टाचार नहीं समझते थे। उनमें से कुछ जंगल में रहते थे और जंगल के कानून में विश्वास करते थे, शहरों में रहने वाले मनुष्यों के विपरीत। भले ही वे गरीब थे और निजी स्कूल में जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे, शिक्षक को काम पर रखने का खर्च नहीं उठा सकते थे और पढ़ना नहीं जानते थे, फिर भी वे कबीले के शिष्टाचार और आचरण के नियमों को जानते थे। इसलिए अधिकांश राक्षस बर्बर और क्रूर थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। हालांकि लिन जिन हमेशा सावधान रहता था कि एक ही वार से लोगों के एक समूह को न मार दिया जाए। मनुष्यों में गंदगी थी, लेकिन बेशक राक्षसों के दिल दयालु थे। यह एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता थी। कभी कभी वे आपस में बातें करते और कभी कभी उपदेश देते। 2 दिन से भी कम समय में वे मेराक के शाही शहर में पहुंच गए। दूर से लिन जिन को पहाड़ के सामने बना एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था। ऊंची ऊंची दीवारों और ऊंची इमारतों वाला यह एक राजसी नजारा था। आभा अवलोकन के जरिए लिन जिन बता सकते थे कि यह जगह सबसे ज्यादा आबादी वाली और जानवरों जैसी आभा वाली थी जिसे लिन जिन ने अपने जीवन में कभी देखा था। वहां स्वर्गीय जेड सिटी है, जो स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र की राजधानी है। यह शहर हमारे जेड ड्रैगन सिटी से कम 5 गुना बड़ा है, गु मिंगजोव ने कहा। लिन जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। ये जगह कम से कम 10 गुना बड़ी है। इस यात्रा के दौरान लिन जिन का क्षितिज विस्तृत हो गया था। इस दूरी पर सीनियर मो के लिए उन्हें अपनी पीठ पर ले जाना अब उचित नहीं होगा। चूंकि वे यहाँ नए थे और मेहमान विदेशी भूमि पर थे, इसलिए उन्हें कम प्रोफाइल रखना पड़ा। गु मिंगजोव ने सहमति जताई। आखिरकार हेवनली स्पाइरल नेशन की राजधानी में हर तरह के लोग रहते थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में दर्जनों देश हैं और उनमें से 3 प्रीमियम देश हैं।
मध्य महाद्वीप में दर्जनों देश हैं और उनमें से 3 प्रीमियम देश हैं। उनमें से हेवनली जेड सबसे प्रमुख है और स्वाभाविक रूप से हेवनली जेड मध्य महाद्वीप में सबसे बड़ा जानवर मूल्यांकनकर्ता संघ है। ये संघ हेवनली जेड अकादमी भी चलाता है, जो मध्य महाद्वीप में जानवर मूल्यांकनकर्ताओं के लिए पवित्र भूमि है। अकादमी की प्रतिष्ठा के कारण अनगिनत लोग आए हैं, लेकिन उनके पास अध्ययन करने का कोई तरीका नहीं है। हेवनली जेड अकादमी को छात्रों की भर्ती के लिए मूल्यांकन की भी आवश्यकता होती है और सबसे खराब उम्मीदवार को आधिकारिक जानवर मूल्यांकनकर्ता होना चाहिए। गु मिंगजोंग काफी जानकार था। वह जानता था कि लिनजिन हेवनली स्पाइरल सिटी में बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन मुख्यालय का दौरा करने के लिए यहाँ आया था, इसलिए उसने लिनजिन को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। लिनजिन मुस्कुराया। आप मूल्यांकनकर्ता टैंक शुन को जानते हैं मास्टर गु। मूल्यांकनकर्ता टैंक की बेटी वर्तमान में हेवनली स्पाइरल अकादमी में पढ़ रही है। मैं टैन परिवार से एक पत्र भी लाया हूँ। बातें करते और हंसते हुए दोनों शहर में दाखिल हुए। स्वर्गीय सर्पिल शहर के दरवाजे अकेले ही एक राजसी आभा बिखेर रहे थे। दरवाजे ऊंचे थे और सड़कें चौड़ी थीं। अनगिनत लोग शहर में आते जाते थे। यहाँ तक कि दरवाजों की रखवाली करने वाले सैनिक भी चमकीले कवच पहने हुए थे। उनके बगल में ऊंचे और शक्तिशाली पालतू जानवर थे, सभी रैंक 3 क्लाउड शेर थे। शहर की दीवारों के ऊपर लिनजिन ने रैंक 4 पालतू जानवरों को जगह की रखवाली करते देखा। प्रभावशाली मध्यवर्ती देशों में रैंक 4 के जानवरों को राष्ट्रीय रक्षक माना जाता था। इसकी तुलना में हेवनली स्पाइरल सिटी में रैंक 4 के जानवर बहुत ज्यादा आम थे। सीनियर मो लिनजिन के पीछे पीछे चलते हुए अपने सबसे छोटे आकार में सिमट गया था। हालांकि उसका मन लिनजिन द्वारा सिखाई गई साधना तकनीकों में व्यस्त था। बेशक सीनियर मो उनका अध्ययन करने के लिए काफी इच्छुक था। जैसे ही 2 मनुष्य और एक पशु शहर में दाखिल हुए, एक चाय की दुकान पर बैठे ग्राहक की नजर सीनियर मो एक ड्रैगन। ग्राहक हैरान रह गया। ये स्पष्ट था कि उसे जानवरों के मूल्यांकन के बारे में कुछ जानकारी थी। इस दुनिया में हजारों जानवर हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर थे उन्हें गिनना बहुत आसान था। ड्रैगन जानवर उनमें से एक थे। ड्रैगन के सिर पर कोई सींग नहीं है। ड्रैगन के शल्क स्याही की तरह काले हैं, रंग लोहे जैसा है, 4 पैर और 4 पंजे हैं, सिर बड़ा है और शरीर छोटा है। आदमी ने खुद से कहा, यह एक ग्राउंड फाइटिंग ड्रैगन है। जमीन मिट्टी से बनी है और धरती पत्थर, रेत, मिट्टी और जेड से बनी है। इसके शल्क जेड की तरह सख्त है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक प्रकार का जेड ड्रैगन होना चाहिए। ये व्यक्ति तुरंत लिनजिन और गु मिंगजो की ओर मुड़ा। ये दोनों लोग यात्रा से थके हुए लग रहे हैं। एक नजर में ही आप बता सकते हैं कि ये किसी दूर जगह से आए हैं। ऐसा लगता है कि ये अभी अभी यहाँ आए हैं। ये एक अच्छी मोटी भीड़ है। आदमी ने आंखें घुमाई और तुरंत अपनी आस्तीन से एक गौरैया निकाली। उसने गौरैया से कुछ शब्द बुदबुदाए और उसे फेंक दिया। गौरैया ने अपने पंख फैलाए और उड़ गई। गौरैया को जाने देने के बाद आदमी ने अपने कप में सारी चाय पी ली। फिर उसने मेज पर रखे अखरोट के 2 टुकड़े उठाए और उसके पीछे चलने के लिए खड़ा हो गया। कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद उसके साथी भी आ गए। क्या कोई मोटी भीड़ है? नए लोगों में से एक गंजे आदमी ने पूछा। आदमी मुस्कुराया और आंख मारी। वो दोनों दुकानदार, वे आप एक विशेषज्ञ हैं। आप उस जेड ड्रैगन के बारे में क्या सोचते हैं? गंजे आदमी ने तुरंत उस आदमी की निगाहों का अनुसरण किया और सिर हिलाया। अच्छी बात है। जेड ड्रैगन जानवरों में भी दुर्लभ है। केवल जेड ड्रैगन किंगडम ही उन्हें पैदा कर सकता है और वे सभी शाही परिवार द्वारा नियंत्रित होते हैं। उनमें से बहुत कम जंगल में बचे हैं। हालांकि वे जितने दुर्लभ हैं, कीमत उतनी ही बेहतर है। तियानेक्सुआन शहर में कई लोग उन्हें पसंद करते हैं। जेड ड्रैगन रैंक 3 पर पैदा होते हैं और मैं यह नहीं बता सकता कि यह किस रैंक का है, बिना करीब जाकर और जानवर मूल्यांकन तावीज का उपयोग किए। मुझे डर है कि यह एक अच्छा विचार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये 2 मोटी भीड़ें विदेशी हैं। वे अभी अभी शहर में आई हैं, इसलिए हमला करने का यह अच्छा समय है। यह एक दुर्लभ अवसर है, पहले व्यक्ति ने आग्रह किया। गंजा आदमी उन दोनों को घूर रहा था और वह अपनी योजना बना रहा था कि अचानक उसके सामने खड़ा युवक उसकी ओर देखने लगा। दोषी महसूस करते हुए वह चौंक गया और तुरंत अपनी नजरें हटा ली। इतना तेज नहीं, यह संयोग ही होगा। मैं उससे करीब 10 फीट दूर हूं और सड़क पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उसने मुझे नहीं देखा होगा। हो सकता है कि उसके बगल में बैठे अधेड़ उम्र के विद्वान ने मुझे देखा हो। गंजा आदमी अपने आप से बुदबुदाया। ये सोचते ही उसे एहसास हुआ, लेकिन वह अभी भी गुस्से में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? उसने अपना मन बना लिया। भाड़ में जाओ। जेड ड्रैगन पालतू जानवर रखने वाला कोई भी व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि चूंकि दूसरे पक्ष ने इसे बीस्टमास्टर स्क्रॉल के साथ नहीं रखा था, इसलिए संभवतः उसके पास बहुत ज्यादा पृष्ठभूमि नहीं थी। आखिरकार पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति पहले बीस्टमास्टर स्क्रॉल की खेती कर चुका होगा। बेशक वे इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते थे कि दूसरा पक्ष जानबूझकर जेड ड्रैगन पालतू जानवर को अपने पास नहीं रखना चाहता था। लेकिन इससे निस्संदेह उन जैसे लोगों के लिए एक अवसर पैदा होगा जो दूसरों के पालतू जानवरों को चुराने में माहिर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कौन था, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जेड ड्रैगन किंगडम के शाही परिवार का सदस्य है या नहीं। ये तियानेक्सुआन देश था और वे तियानेक्सुआन शहर के स्थानीय तानाशाह थे। एक शक्तिशाली ड्रैगन एक स्थानीय तानाशाह को दबा नहीं सकता था, इसलिए यह एक दुर्लभ अवसर था। उन्हें इसे जब्त करना था। इस पर गंजे आदमी ने अपने अधीनस्थों और उन पर नजर रखने वाले लोगों को आदेश दिया, हम ये सौदा करेंगे। कुछ दिन पहले एक खरीदार था जो एक दुर्लभ ड्रैगन जानवर चाहता था और उसने जो कीमत पेश की वह कम नहीं थी। अगर हम ये सौदा कर लेते हैं तो ये हमारे लिए 1 साल तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त होगा। जब उन लोगों ने ये सुना तो उनकी आंखें चमक उठी और वे इसे आजमाने के लिए उत्सुक दिखे। वही पुराने नियम, जल्दी करो और अपनी आंखें खुली रखो, मामले को जटिल मत बनाओ। गंजा आदमी एक निर्णायक व्यक्ति था, इसलिए एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो वह तुरंत काम पर लग गया। वे सभी इस क्षेत्र में अनुभवी थे, इसलिए मैनेजर के आदेश पर वे काम पर लग गए। आगे जाकर लिन जिन ने दूसरी ओर देखा। भाई लिन, क्या हुआ? गु मिंगजोग ने पूछा। कुछ नहीं। लिन जिन को सिर्फ यही महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, और यह एहसास उसे तब से था जब से वह शहर में आया था। लेकिन चूंकि शहर में बहुत सारे लोग थे, इसलिए लोगों का उसे घूरना स्वाभाविक था। आखिरकार उसका पहनावा स्थानीय लोगों से थोड़ा अलग था। हम जल्द ही तियानेक्सुआन शहर के बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन मुख्यालय को देखेंगे। वह जगह निश्चित रूप से भव्य है, गु मिंगजोग ने मुस्कुराते हुए कहा।
गु मिंगजोग ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों आगे बढ़ते रहे लेकिन जल्द ही कोई उनकी तरफ आ रहा था। वह व्यक्ति लिन जिन से टकराने वाला था। कोई और भी होता तो उसे चोट लग जाती, लेकिन लिन जिन संवेदनशील और फुर्तीला था, इसलिए उसने अपने शरीर को झुकाकर हमले को टाल दिया। वह व्यक्ति भी हैरान था, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसके हाथ में रखा पैकेट तुरंत जमीन पर गिर गया और एक चटकने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी चीनी मिट्टी के बर्तन को टुकड़ों में तोड़ दिया गया हो। उस आदमी का चेहरा तुरंत उग्र हो गया और वह लिन जिन पर चिल्लाया, अरे विदेशी, क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम कहां जा रहे हो? तुमने मेरे परिवार की विरासत तोड़ दी, इसकी कीमत चुकाओ। जैसे ही वह बोल रहा था, उस आदमी की तरफ से कुछ और लोग बाहर आ गए और लिन जिन और गु मिंगजोग को घेर लिया। कोई भी समझदार व्यक्ति यह बता सकता था कि यह एक घोटाला था। लिन जिन और गु मिंगजोग भी बता सकते थे। दोनों ने भौहें सिकोड़ी। तियानक्सुआन शहर इतना अराजक कैसे हो सकता है? इसकी तुलना में जेड ड्रैगन सिटी छोटा होने के बावजूद वहां कभी भी सड़कों पर जबरन वसूली का मामला सामने नहीं आया था। जैसे ही लिन जिन बहस करने वाला था, उसने अचानक पलटकर किसी की कलाई पकड़ ली। ये वही व्यक्ति था जो पीछे छिपा हुआ था और सीनियर मुंह पर हमला करने के मौके की तलाश में था। इस व्यक्ति के हाथ में एक ताबीज था जिस पर कई जटिल रून अंकित थे। इससे एक काली आभा निकल रही थी जो एक अजीब जानवर के चेहरे का रूप ले रही थी। लाइक एंड शेयर करें यूट्यूब चैनल नोवेल।